जीवन में हर पल बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समंदर बनने की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा बनने की तलाश करो। नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम हर दिन बेहतर बनने की जो है तलाश कर रहे हैं। हर दिन अपने एफर्ट से क्या करते जा रहे हैं, एक कदम उन्नत आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज की जो हमारी ये प्रैक्टिस से परफेक्ट बनने की जो कोशिश है, उस कोशिश में आज की जो हमारी क्लास है, ये 59 नंबर की टेस्ट सीरीज है। और अगर बात की जाए तो ये है यूनिट 3 जो है हमारी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम करेंगे पार्ट बी। हमने जो कहा हुआ था कि प्रत्येक यूनिट के हम क्या करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे और इन 3 टेस्टों में क्या करेंगे, अपने जो है सिलेबस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब एक यूनिट को खत्म कर देंगे। उसमें आज जो है हमारा इंडियन ज्योग्राफी जो तीसरी यूनिट में दी हुई है, उसमें 3 जो है यूनिट 3 बी है। और इसमें हम देखेंगे जो हमारा सिलेबस है, जलवायु घटनाओं से लेकर के ऊर्जा के स्रोत तक देखेंगे। यानी कि जलवायु घटनाएं जो अल नीनो, ला नीनो, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी द्रोण, जलवायु परिवर्तन की परिणाम, एक टॉपिक ये होगा, मतलब पूरा का पूरा। दूसरा होगा वन, खनिज और जल संसाधन। तीसरा जो होगा हमारा ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे, जो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये 3 टॉपिक आज जो क्या होने वाले हैं, मतलब यूनिट में जो हमारे सिलेबस में दिए हुए 3 पॉइंट उनको कवर करने वाले हैं। चलिएगा अच्छे से जो है हम करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन से जो क्या करते हैं, टॉपिक को पकड़ते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्लास की जो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा, उसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनना चाहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस अंततः जो आपको सफलता में कील साबित होगी ना, वो प्रैक्टिस और ये FLTY टेस्ट सीरीज साबित होगी। ध्यान रखना, कितना भी पढ़ लीजिएगा, अंततः आपको प्रैक्टिस करनी ही है। अगर नहीं करते हैं तब जो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो है आप वो कर लें। तो इस प्रैक्टिस को जो है आप लगातार बनाए रखिएगा, किसी भी माध्यम से बनाए रखिएगा। अगर मैं आपका इसमें माध्यम के रूप में सहायक बन रहा हूँ तो इसे भी क्या कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा और जो है अपनी प्रगति को आगे बढ़ाइएगा। तो टेस्ट कहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, डेली जो ये होती हैं अपनी क्लासें होती हैं, इन क्लासों का टेस्ट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा और इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि पिन किया कर दूंगा, मतलब ये जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पर भी जो है पिन कर देंगे। थोड़ा सा जो है टाइम का अभाव के कारण जो है कई बार मुझे याद नहीं रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर बता देंगे तब भी जो है आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएँ। चलिएगा बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आज का हमारा पार्ट बी है, उसमें देखते हैं ध्यान से। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, हमने थ्योरी क्लास में ही बताया हुआ था, फिर भी वो भूल जाइएगा क्योंकि हम जो हर बार रिवाइंड करवाते रहते हैं। तो अल नीनो क्या है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो अल नीनो है, अल नीनो क्या है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, यह एक ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा है। सॉरी, क्या बात कर रहा हूँ, अल नीनो जो है एक प्रकार की गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा है। क्या क्या देखिए प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, और मैं अगर विश्व के मानचित्र में जो है इसको समझाने का प्रयास करूँ तो ये हमारा क्या है, दक्षिण अफ्रीका का मैंने एक मतलब हिंट फॉर्मेट में क्या बनाया, मैप बनाया। और इधर से जो मैंने क्या किया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया। यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है, पेरू का देश। और अगर एशिया के मानचित्र में बनाने का प्रयास करूँ तो इंडिया से ही अपन क्या कर लेते हैं, ग्रुप में जोड़ लेते हैं। तो ये जैसे छोटा सा मैंने क्या किया, इंडिया का मानचित्र ड्रॉ किया और इंडिया के नीचे पाकिस्तान वाला, यहाँ से कोई मतलब नहीं है अपन को। और इधर देखेंगे तो ये बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो जाएगा, इधर जापान वाला क्षेत्र हो जाएगा और ये रूस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बना दिया। और इधर नीचे क्या पड़ जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया मैंने बना दिया। अब यहाँ से जो ये जलधारा चलती है, क्या चलती है, जो गर्म जलधारा आपकी यहाँ से चलती है, इस प्रकार से ये जलधारा संभवतः अधिकतम यहाँ तक आती है। कहाँ तक आती है, अधिकतम जो है अधिकतम ये जलधारा यहाँ तक रहती है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, इस जलधारा का जो है इस प्रकार से इधर की ओर जो क्या हो जाता है, प्रभाव देखने को मिल जाता है। इतना जो मतलब ये यहाँ पर जो है फैल जाती है, इस प्रकार से फैल जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर गर्म जलधारा हो जाती है तो यहाँ का दाब कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा जो है ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ दाब जो क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। इंडिया में भी लो प्रेशर बनता है, लेकिन यहाँ का लो प्रेशर जो है और ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो हाई प्रेशर समुद्र में रहता है, वो हाई प्रेशर से जो पौने भारत की ओर चलती हैं,
वो पौने वहाँ को न जा करके इस प्रकार से जाने लगती हैं, तो ये क्या हो जाता है, अल नीनो हो जाता है। तो अल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है जो यहाँ से चलती है और सीधी-सी बात है भारतीय मानसून को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब भी अल नीनो का प्रसार ज़्यादा हो जाता है थोड़ा-सा, अगर यहाँ तक रहती है तो कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो इसका प्रसार जो है थोड़ा-सा व्यापक क्षेत्र में हो जाता है, तो ये जो है भारतीय मानसून को आकर्षित कर लेती है। इससे क्या होता है कि भारत में जो है आपका सूखा देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है? सूखा। यही जो है, क्या ये घटना हर वर्ष होती है? जी नहीं, लगभग 4 से 6 वर्ष में जो है ये घटना देखने को मिलती है। और इसकी जो विपरीत जलधारा होती है उसे क्या बोलते हैं? ला नीनो बोलते हैं। ला नीनो ठंडी जलधारा होती है। तो देख लेते हैं, यह प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है भाई साहब। पहली बात, हाँ, प्रशांत महासागर में तो है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये महासागर है, इसे क्या बोल देते हैं? प्रशांत महासागर बोला जाता है, पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। लेकिन यह जो है ठंडी जलधारा नहीं है। कैसी जलधारा है? हमने देखा है गर्म जलधारा है। इसके कारण भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। भाई साहब उल्टा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे कि सूखा पड़ता है, यानी कि कम वर्षा होती है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह पेरू के तट के पास गर्म जलधारा का प्रवाह है। मुझे लगता है ये वाला कथन जो है आपका सही हो जाती है। पेरू के तट से क्या होती है? निकलती है। यह प्रतिवर्ष देखिए, प्रतिवर्ष जो होने वाली घटना नहीं है, यह लगभग 406 वर्ष में होती है। अन्यथा अगर प्रतिवर्ष होती तो भारत में हर साल सूखा पड़ता है, लेकिन हर साल तो सूखा नहीं पड़ता है। लगभग 4 से 6 साल, कभी 10 साल भी हो जाता है, तो कभी-कभी घटने वाली ये घटना होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो आप कहेंगे पेरू के तट पर जो क्या होती है, उत्पन्न होती है। यही प्रश्न आपसे घुमा फिरा करके उल्टे सीधे करके पूछे जाएंगे। इससे अलावा जो ज़्यादा पूछने की एमपीपीएससी की क्षमता नहीं है। ध्यान रखिएगा, मूल कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या में जो है कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखते हैं। अगर पूछे आपसे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, जो आपकी अल नीनो है, तो आप क्या कहेंगे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है। किस देश के तट पर? तो आप कहेंगे पेरू तट पर। और पेरू देश कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। पेरू की राजधानी क्या है? तो आप क्या कहेंगे? पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है? लीमा। चलिएगा, प्रकृति इसकी कैसी है? तो यानी कि ये क्या बताएंगे किस प्रकृति की है? तो आप कहेंगे गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा का प्रतिस्थापन है। हम्बोल्ट की जलधारा क्या होती है? दरअसल ऊपर से आती है भाई साहब। हम्बोल्ट की जलधारा जो है इधर पर जो है ऐसे आती है यहाँ पर, और इसका प्रतिस्थापन गर्म जलधारा के रूप में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है मछली पालन क्षेत्र, जिसे बैंक बोल देते हैं, वो बन जाते हैं। तीसरी बात करेंगे, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है कि भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है, यानी कि सूखे की स्थिति हो जाती है। और चौथी बात ध्यान रखें, इसे जो है ब्लॉक बालक ईसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बालक ईसा भी कहा जाता है। शायद उसी समय पर जो है बालक ईसा का जो है जन्म हुआ था, तो उसी घटना से जो जोड़ करके इसे क्या कहा जाता है? बालक ईसा भी कहा जाता है। लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट ये है, आपको जो है जलवायु के संदर्भ में वो दाब वाला क्षेत्र ध्यान रखना है कि भारतीय मानसून को आकर्षित करती है। चलिएगा आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हमारा ला नीनो। सिलेबस उठा करके मैच कर लीजिए, जो कहते हैं जो है सिलेबस दिया हुआ है, मैंने सिलेबस के पॉइंटों से ही जो कि बनाए हुए है, प्रश्न बनाए हुए है। ला नीना जो होती है, ला नीनो क्या है? तो ये जो है उल्टी है, पूरी की पूरी किसकी है? उल्टी है। किसकी उल्टी है? अल नीनो की। जहां अल नीनो गर्म जलधारा थी, तो ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी। तो ला नीनो के दौरान जो है वायुमंडलीय परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होता है? भारतीय मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है? भारतीय मानसून में अधिक वर्षा हो जाती है, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए कि यह भारत है, और ये मान लीजिएगा भाई साहब दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका। इसकी उत्पत्ति भी क्या होती है? वहीं पर होती है। क्या होती है? इसकी उत्पत्ति भी जो वहीं से होती है, लेकिन ये ठंडी जलधारा होती है, इस प्रकार से चलती है। और इस प्रकार से चलती है, बताइएगा यहाँ पर क्या कर देगी? ठंडा क्षेत्र बना देगी। और भारत में क्या है आपका? लो प्रेशर का क्षेत्र है। लो प्रेशर का क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन गया। तो दोनों तरफ से क्या होता है? ये हवा भरने के लिए क्या आती है? दोनों तरफ से भारत की ओर आती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होती है? चूंकि ठंडी है तो ठंडी हवाएं आती हैं, तो भारत में क्या हो जाती है? ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। क्या हो जाती है? ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। तो कई बार जो है वैज्ञानिकों को सुना होगा कि जब जब भारत में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस समय पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो ठंड भारत में क्या है? ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन दोनों तरफ से क्या होता है? मानसून आता है, तो ऐसे में क्या हो जाती है? ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो ये क्या है? बात आपकी सही हो जाएगी मुझे लगता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, प्रशांत महासागर का सामान्य से तापमान सामान्य से अधिक होता है। भाई साहब तापमान क्या बढ़ता है वहाँ का? अगर ठंडी जलधारा यहाँ पर आएगी, तापमान बढ़ेगा क्या? नहीं, कह देंगे घटेगा ये तापमान। तो ये बात क्या लिखी हुई है आपकी? गलत लिखी हुई है। चलिएगा अगला फैक्ट देख लेते हैं, यह मानसून के लिए हानिकारक स्थिति है। यह मानसून के लिए हानिकारक स्थिति है। अब भाई ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय मानसून की दृष्टि से क्या है? इसे हानिकारक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, हम इसे हानिकारक नहीं मान सकते, अर्थात ये भी गलत लिखा हुआ है। तीसरा है, इसमें केवल दक्षिण अमेरिका प्रभावित होता है। भाई दक्षिण अमेरिका कहाँ प्रभावित होता है? भारत प्रभावित होता है, उत्तर अमेरिका प्रभावित होता है, ऑस्ट्रेलिया प्रभावित होता है, केवल दक्षिण अमेरिका प्रभावित नहीं होता। इससे जो है भारत जैसे देश, तमाम जो आसपास के देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार,
और थाईलैंड, वियतनाम, हानोई, ये बहुत सारे देश हैं, तो ये प्रभावित होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में मानसून की जो है वर्षा सामान्य से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये कैसी जलधारा है, ध्यान रखिएगा, ठंडी जलधारा है, एक शब्द पर ध्यान रखिएगा, ठंडी जलधारा है। बाकी का बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, सब कुछ जो है अल नीनो के उल्टा कर देना है। उत्पत्ति वहीं से होती है, जगह स्थान वहीं पर है, लेकिन प्रकृति बस क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। फैक्ट देख लेते हैं, आपसे पूछे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकृति इसकी कैसी है, अल नीनो एक जो है, सॉरी, अल नीनो की विपरीत अवस्था है, यानी कि अत्यधिक ठंडी जलधारा है। वो क्या थी, अल नीनो क्या थी, गर्म थी, और ला नीना क्या है, ठंडी है। मेंस में भी जो कहते लिखे हुए हैं, ठीक है। मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में जो क्या होती है, अतिवृष्टि, अति का मतलब होता है ज्यादा, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, यानी कि अच्छी वर्षा, ज्यादा वर्षा होती है। वायु दाब देखेंगे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है भारत की ओर क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब बन जाता है। भारत में निम्न वायुदाब और पश्चिम प्रशांत महासागर में से ज्यादा बन जाता है। तो आपने जो है मैप से समझा हुआ है। महत्व यह भारतीय कृषि के लिए क्या है, अत्यधिक लाभदायक है। तो मेंस में जो है ज्यों के त्यों पॉइंट लिख दीजिएगा भाई, थोड़ा सा परिभाषा और ऊपर से लिख दीजिएगा, मैप बना दीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न आपका क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो चीजें क्या है, जब दिमाग में याद हो जाएंगे तब भी आपका, तभी जो है मेंस आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मेंस में भी भाई क्या है, बहुत लिमिटेड समय है, वहां पर आप जो है फालतू की बात कुछ कर नहीं सकते, दिमाग जो है रुक नहीं सकता। वहाँ क्लेम रुकी तो आपका क्या हो गया, खेल खत्म हो गया, यानी कि मेंस से बाहर हो जाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी दोलन की अगर बात करें, सदर ऑस्किलेशन का सूचकांक किन दो केंद्रों के मध्य के वायु दाब का अंतर है। तो सिंपल सी बात है भाई, दक्षिण दोलन कुछ नहीं है, ये जो है ताहती और डार्विन के जो है इनका अंतर है। ताहती जो है आपका जैसे हमने पहला मैप बनाया हुआ था, तो मान लीजिएगा ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका है, ये क्या है आपका भारत है। और भारत के नीचे कौन सा महासागर है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है। तो यहाँ का जो मतलब दाब होता है उसे तहती बोल देते हैं, और यहाँ वाले को डार्विन बोल देते हैं। इन दोनों की जो क्या है, दाब का क्या होता है, अंतर होता है। तो तहती और डार्विन जो है इसी का हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिणी दोलन, दोलन का मतलब क्या होता है भाई, दोलन का मतलब क्या होता है, आवृत्ति होना, क्या होना, बार बार होना। जैसे जो स्थिति हमने अल नीनो और ला नीनो में देखी हुई थी, तो एक निश्चित समय के बाद क्या आता है, अल नीनो आता है, और फिर वही जो है ला नीना आता है, फिर अल नीनो, फिर ला नीनो, ये चक्र के रूप में चलता रहता है बार बार। इसी को क्या बोल देते हैं, दक्षिणी दोलन बोल देते हैं, क्योंकि ये घटना दक्षिण में देखने को मिलती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। परिभाषा जो है, प्रशांत और हिंद महासागर के बीच जो है वायु दाब का क्या होता है, उलट फेर होता है, यानी कि बार बार जो है अल नीनो ला नीनो का चक्र चलता रहता है, उसी को दक्षिणी दोलन बोला जाता है। केंद्र जो है, तहती केंद्र प्रशांत महासागर में, और डार्विन केंद्र आपका कहाँ हो जाएगा, हिंद महासागर में। इनके दाब का ही अंतर क्या कहलाता है, तहती डार्विन सूचकांक कहलाता है। इनसो, इसी को एनसो कह दिया जाता है। ठीक है, जब अल नीनो और दक्षिणी दोलन की एक साथ जुड़ते हैं तो उसी को एनसो कह दिया जाता है, यानी कि चक्र के रूप में चलते हैं। नकारात्मक SIO यानी कि सदर ऑस्किलेशन, ठीक है, कमजोर मानसून को कर देता है। ये मतलब क्या है आपका, ये वही है, दक्षिणी दोलन सिद्धांत है। और दक्षिणी दोलन जब नकारात्मक होता है, नकारात्मक का मतलब है कि भारत में जो है वर्षा कम होने वाला क्षेत्र, यानी कि दाब जो है उल्टा हो जाना, अल नीनो ला नीनो की स्थिति हो जाना। ला नीनो की स्थिति में क्या हो जाती है, भारत में जो है वर्षा ज्यादा हो जाती है, तो भारत के लिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। जब भारत के लिए जो नकारात्मक स्थिति वो होगी कि जब ला नीनो की स्थिति होगी, ठीक है। अल नीनो की स्थिति में क्या हो जाएगा, अल नीनो, अल नीनो की स्थिति में क्या हो जाएगा, भारत के लिए नकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकारात्मक। क्योंकि अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में क्या होता है, भारत में जो है वर्षा नहीं होती है, तो ये भारत के लिए नकारात्मक हो जाएगा। और ला नीना की स्थिति में क्या हो जाता है, ला नीना की स्थिति में क्या हो जाता है, आप कहेंगे कि सकारात्मक होगा, क्योंकि इस समय पर भारत में क्या हो जाती है, इससे वर्षा हो जाती है। तो नकारात्मक का मतलब क्या है कि जब भारत के लिए नुकसानदायक हो, और जब सकारात्मक का मतलब क्या है, जब भारत के लिए क्या हो, मतलब अच्छा हो। अच्छा कब होता है, लानीना की स्थिति में, और बुरा कब होता है, तो अल नीनो की स्थिति में। बुरा का मतलब यहाँ वर्षा ना होना। चलिएगा, तो इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा का स्रोत क्या है। प्रश्न पूछता है कि जो भारत है हमारा, क्या है, जो ये भारत है, ठीक है, ये भारत जो है, इसके जो यहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा होती है, जो शीतकाल में उत्तर और पश्चिम यानी कि ये वाले रीजन में जो क्या होती है, वर्षा होती है। इस वर्षा जो है कहाँ से होती है, इसका सोर्स क्या है, ये प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर एक महासागर पड़ता है, इसका नाम क्या है, भूमध्य सागर नाम है। क्या नाम है, भूमध्य सागर।
नाम है इसका, भूमध्य सागर नाम है। और यहाँ पर ठंडियों में क्या होता है, इससे ऊपर की ओर चक्रवात उठता है और भारत की ओर जो है एक बहुत तेज हवा चलती है, उस हवा को क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये जो है यहाँ से जो चक्रवात उठता है, इस चक्रवात जो है ये जेट स्ट्रीम में बैठ जाता है और भारत की ओर आ जाता है। यहाँ पर जो है क्या है, बहुत बड़ा एक पर्वत है, इसका नाम है हिमालय पर्वत। ऐसे टकरा करके दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी जो भारतीय शाखा रहती है वो यहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है। तो मूल रूप से वर्षा कहाँ से आई हुई, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर से आई हुई है। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य सागर। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, कौन सा स्रोत है, तो भूमध्य सागर जो है ज्यादा सही जवाब जो है आपका हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है इसका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। क्या है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, क्योंकि ये पश्चिम से जो है आती है। जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तेज चलने वाली जो है हवाएं होती हैं। जेट जानते हैं ना, ऊपर जो उड़ते हैं प्लेन जेट, उन्हीं को बोल देते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है कि यह है जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है वह मूल रूप से कहाँ उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति उसकी कहाँ होती है, भूमध्य सागर में। और नमी कहाँ से ग्रहण करता है, भूमध्य सागर से। आता किसके साथ में, जेट स्ट्रीम के साथ में। किस पर्वत से टकराएगा, हिमालय से। इसकी दो शाखाएं हो जाएंगी आपके लिए। जो दक्षिणी शाखा है वो महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो भी राज्य पड़ते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में जो क्या होती है, इससे वर्षा होती है। इससे जो होने वाली वर्षा है उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावठ। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, रब्बी के फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। गोल्डन मतलब समझते हैं ना, सोना, सोने की बूंदे कहा जाता है, यानी गोल्डन ड्रॉप्स जो है इसे बोल देते हैं। क्योंकि इसकी जो है वर्षा से जो बहुत अच्छी फसल हो जाती है, इस समय पर जो है मावठ मिल जाती है, क्योंकि एक बार सिंचाई हो जाती है। और किसान जो है, भारत में किसान जो क्या है, अभी इतने जल संसाधन नहीं है कि हर कोई जो अच्छे से सिंचाई कर सके, तो जो है प्रकृति की द्वारा सिंचाई हो जाती है। इससे जो है वर्षा सभी क्षेत्रों में बढ़ जाती है। चलिएगा देख लेते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि भूमध्य सागर सही हो जाएगा। उत्पत्ति कहाँ से होती है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात की, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। आगमन कहाँ हो और होता है, तो पछुआ जेट स्ट्रीम, यानी कि पछुआ का मतलब ही होता है पीछे से आने वाली, अर्थात पश्चिम से आने वाली, यानी कि वेस्टर्न, इंग्लिश वर्जन देखिएगा, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम द्वारा क्या होता है, इससे भारत में जो है ये चक्रवात यहाँ पर आ पाता है। प्रकृति क्या होती है, शीतोष्ण चक्रवात है। ध्यान रखिएगा, जो ठंडियों में उगने वाला चक्रवात होता है शीतोष्ण चक्रवात बोल देते हैं। शीत प्लस उष्ण, यानी कि ठंडी और गर्म में जो है होने वाला। और बात करें लाभ क्या होता है इससे, लाभ ये होता है कि रब्बी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इस जो है एक बूंद को जो है गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि सोने की बूंदे जो है कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये कब होता है, शीतकालीन मानसून में होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, ये पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, शीतकाल में। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ भाई गलती कर देंगे आप लोग, क्या करेंगे, गलती कर देंगे। अब गलती नहीं करना, मैं बता देता हूँ। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है, ये जो है मैंने छोटा सा समझाने के लिए आपको क्या बनाया, दक्षिण भारत का जो है एक मैप बनाया हुआ है। ठीक है। भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो वर्षा होती है, समझिएगा चीज़ों को। ठीक है। तो ये जो है मूल्यांकन है एक प्रकार का पूरे के पूरे सभी चीज़ों का। वर्षा जो होती है ये दो समय पर होती है। एक तो होती है कब, ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। भारत में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो है क्या होता है, मानसून आता है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी की ऋतु के जस्ट बाद वाला, या गर्मी की ऋतु ही कह सकते हैं। तो एक तो है ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, एक है आपका शीत ऋतु वाला मानसून। शीत ऋतु बोले तो आपका ठंडी की ऋतु वाला जो है मानसून होता है, शीत ऋतु वाला मानसून बोल देते हैं। जो गर्मियों में मानसून आता है, जो गर्मियों में मानसून आता है वो क्या है, 1 जून को जो भारत में केरल में वर्षा करने लगता है। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु से जो वर्षा होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, यहाँ से मानसून इस प्रकार से एंटर करता है, इस प्रकार से एंटर करता है, इस प्रकार से एंटर करता है, यहाँ से नर्मदा घाटी से घुस जाता है, इस प्रकार से आता है। ये शाखा कहलाती है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ये शाखा कहलाती है अरब सागर शाखा। कौन सी शाखा, अरब सागर शाखा कहलाती है। और एक जो है मानसून जब वर्षा ऋतु होती है तो इधर से प्रवेश करता है, इस प्रकार से इधर से प्रवेश करता है, बंगाल की खाड़ी से जो है प्रवेश करता है, इस प्रकार से। ठीक है। इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, बंगाल की खाड़ी शाखा जो है इसे कहा जाता है। ठीक है। ये कब होता है, ये गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों का टाइम है। ठीक है। गर्मियों का टाइम है। अब ठंडियों के टाइम में देखेंगे, ठंडियों के टाइम में भी वर्षा होती है भारत में। क्या होती है, ठंडियों के टाइम में वर्षा होती है। कहाँ कहाँ से होती है, एक जो मैं यहाँ पर जो दूसरा कलर प्रयोग कर रहा हूँ, रेड कलर का कर रहा हूँ, ठंडी के लिए हो जाएगा। ठीक है। सफेद वाला जो है गर्मी के लिए है। लेकिन जैसे ही गर्मी में ये मानसून जाता है तो यहाँ पर जो है वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये मानसून ऐसे निकल जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है वर्षा वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो नदी है कावेरी नदी, वो यहाँ से वर्षा प्राप्त कर लेती है और यहाँ तक पानी पहुँचा देती है।
ठीक है। अब गर्मियों में क्या होगा, ये जो मानसून है, गर्मियों का मानसून जो गया हुआ था, ये जो है लौट करके आएगा। इसे लौट कर आने में टाइम लगता है, तो इस प्रकार से मानसून लौट करके आएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। इसे, ये वर्षा जो है तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में, और जहाँ पर किनारे में वर्षा होती है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कौन सा तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। तो पूछे ये शीतकाल में वर्षा कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। एक होती है पश्चिमी विक्षोभ से, किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, विक्षोभ से होती है। दूसरी जो है लौटते हुए मानसून से होती है, गलती मत करना। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है, दक्षिण भारत में होती है, दक्षिण भारत में होती है, खासतौर से आपके तमिलनाडु वाले रीजन पर होती है। और जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा है वो दक्षिण भारत में नहीं होती, वो कहाँ पर होती है, नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में से जो है वर्षा होती है। दोनों के दोनों फैक्ट क्लियर कर लेना, ध्यान रखना, इससे अच्छा जो है आपको नई चीजें समझने का अवसर मिलेगा। प्रश्न जो है बनते हैं, 100% प्रश्न बनते हैं, हजारों बार जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं दोनों को दोनों। अगर ऑप्शन में ऐसा देता है प्रश्न कि पश्चिमी विक्षोभ से निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा नहीं होती है, तो मैप का अनुमान लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन में अगर दे दे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ठीक है, गोवा, ये दे तो भाई वहां पर वर्षा नहीं होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ वाला मानसून है वो यहाँ तक सीमित रहता है, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में जो है सीमित रहता है। ठीक, तो ये जो है दोनों प्रश्न आपको क्या कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण अगर जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, ताप में परिवर्तन होना, क्या होना, ताप में परिवर्तन होना, दाब में परिवर्तन होना, नमी में परिवर्तन होना, यही क्या कहलाता है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जा रही सबसे प्रमुख घटना कौन सी है। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे तापमान में परिवर्तन होना, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होना, नमी में परिवर्तन होना, ठीक है, और क्या होना, प्रेशर यानी कि दाब में परिवर्तन होना। इसी में क्या है, परिवर्तन जब हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कह देते हैं। और जब ये जलवायु परिवर्तन होता है यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, क्या स्थिति होगी, क्या पूछता है, भारत के पर्वतों में क्या जो है कौन सी घटना होंगी, तो आप कहेंगे भारत का पर्वत, जैसे कि मैं बात करूं, अगर हिमालय पर्वत की बात करता हूं, किसकी, हिमालयन माउंटेन की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में ऊपर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे कि बर्फ सब पिघल जाएगी। तो यही घटना जो है पर्वतों में आपकी देखी जाती है, यही आपसे प्रश्न पूछता है, तो क्या हो जाएगा, क्या सही जवाब जाएगा, हिमपात में वृद्धि होगी। हिमपात का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट फ्लड होगा, जैव विविधता का स्थिरीकरण होगा, और या फिर आपका जो चौथे नंबर में प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है, मृदा में के अपरदन में क्या होगी, कमी होगी। तो देखिएगा, मृदा अपरदन में भाई क्यों कमी होगी, इसका जो है इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, जैव विविधता के स्थिरीकरण से इसका कोई संबंध नहीं है। अब जो है हमारी गाड़ी दो जगह रुकती है, क्योंकि अगर तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है, बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। अब हिमपात का मेरे भाई मतलब होता है हिम की क्या होना, वर्षा होना। जब बर्फ के रूप में छोटे छोटे कणों की क्या होती है, वर्षा होती है, तो उसे क्या बोल देते हैं, हिमपात बोल देते हैं। ठीक है, तो हिमपात का मतलब ये कभी नहीं है, घोलना नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा गलत तरीके का है कि वो यहाँ पर इंग्लिश दे करके आपको जो है कंफ्यूज कर दिया हुआ है। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फ्लड का मतलब क्या होता है, बहना। क्या होता है, फ्लड का मतलब क्या होता है, बहना। और क्या बह रहा है आपका, ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है जो मतलब बर्फ का भंडार लगा हुआ है, लेक का मतलब होता है झील। तो जो ग्लेशियर का भंडार है वो क्या है, बहता है, और वहां पर जो है गड्ढे टाइप का निर्माण होता है, झील बन जाती है, और कुल मिलाकर के बर्फ पिघलती है। ऐसा दिमाग में ध्यान रखना, 2 नंबर में अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, GLOF ऐसा लिख करके आ जाएगा, तो सिंपल सा मतलब समझिएगा कि ये पर्वतीय क्षेत्रों की घटना है, जो जलवायु परिवर्तन का कहीं ना कहीं परिणाम है, जिसमें क्या होता है कि बर्फ जो है पिघलने लगती है, वहाँ पर जो क्या होता है, ग्लेशियर लेक का भी जो है आपका निर्माण हो जाता है, यानी कि बर्फ से बनी झीलों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब हो। देखिएगा, व्याख्या देख लेते हैं, बी ऑप्शन जो है आपका सही है। परिणाम क्या होगा, अगर हिमालयी जो ग्लेशियरों का तेजी से जो है क्या हो जाएगा, पीछे की ओर खिसकना हो जाएगा, यानी कि फ्लड, फ्लड कैसे बोलते हैं, जब ये मतलब ढेर लगा हुआ है, फ्लड का मतलब होता है बहाव, प्रवाह होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो हिमालयी ग्लेशियरों का जो है तेजी से क्या होगा, खिसकना होगा। दूसरी बात करें, आपदा क्या हो जाएगी, जैसे केदारनाथ है और सिक्किम जैसी जो यहाँ पर इसकी घटनाएं देखी जाती हैं, ये बर्फ
खिसकने की घटना देखी जाती है, जिसे शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है? हिमस्खलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमस्खलन। जैसे भूस्खलन आपने सुना होगा, ऐसे ही क्या होता है? हिमस्खलन होता है। हिम का एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकना। अगली बात करते हैं, कृषि जो है क्या होगा? सेब की खेती का जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर विस्थापन हो जाएगा। जो सेब की खेती उन क्षेत्रों में होती है, बर्फीले क्षेत्रों में होती है, वो क्या हो जाएगी? दूसरी जगह जो क्या है, विस्थापित हो जाएगी। फलस्वरूप जो है किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कई लोगों की जिंदगियां तबाह होंगी। समुद्र स्तर क्या हो जाएगा? अगर बर्फ का पानी जो है घुल करके, अब देखिए कल्पना कीजिएगा भाई साहब, जितना हमारा पानी है, जैसे जो भी पानी है 100% मान लीजिएगा पानी है, उस पानी में से आपका लगभग 97% पानी कहाँ पर है? समुद्र में है। ठीक है, 97% पानी क्या है? समुद्र में है। और उसका जो है 1 बाकी जो शेष बचता है 1.97% यानी कि लगभग 2% के लगभग जो किस में जमा हुआ है? बर्फ के रूप में जो है जमा हुआ है। यानी कि 1.3% से कुल पानी का 1.3% यानी कि 1% के आसपास पानी जो इस संसार में घूम रहा है, आपको जो बोरवेल से मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, ये पानी सिर्फ मात्रा कितनी है? 1% है। कल्पना कीजिएगा अगर 1% इतनी तबाही मचा देता है वर्षा में, तो आप कल्पना कीजिएगा अगर ये पानी बर्फ के रूप में घुल जाएगा तो कितनी तबाही आ जाएगी। जो बर्फ है पानी के रूप में अगर घुल करके आ जाएगा, तबाही ही तबाही आने वाली है। तो कोशिश कीजिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, पूरी दुनिया की बस की बात है। जब पूरी दुनिया बदलेगी तभी तापमान कम होगा, और तभी जो क्या हो जाएगी, आपकी भविष्य की स्थिति जो है ठीक हो पाएगी। वरना बीमा करा के रखिएगा, ठीक है। बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है भाई, मध्य प्रदेश नहीं बहेगा, क्योंकि समुद्र के किनारे अपन मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी देखिएगा, मजा बताता हूँ आपको। ये क्या है? भारत का मैप है, ठीक है, और बीच में क्या है? हमारा मध्य प्रदेश है, इसीलिए तो इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। भाई सब डूब जाएगा, उसके बाद जो है पानी कहाँ पर आएगा? हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत करिएगा, जब जब डूबेगा तो इंडिया में हाहाकार मच जाएगा, और सभी लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अपन व्यवस्था जो है जब तक कर लेंगे, ठीक है। पहाड़ों में अपन जाकर के बैठ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आपदा का प्रभाव यानी कि बाढ़ जैसी ये दिक्कत, अब नदियों में बाढ़ आ जाएगी तो इसका भरोसा नहीं है। तो नदियों का बाढ़ जो है हमारे यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर बर्फ पिघलेगा इसका प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं ये बर्फ वाली नदियाँ नहीं हैं। कहाँ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि गंगा नदी हमारे यहाँ पर आता ही नहीं है, न ब्रह्मपुत्र आती है, न सिंधु आती है, न सतलज आती है, न रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, कोई नहीं आती। तो बर्फ का प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ की नदियाँ जो है मौसमी नदियाँ हैं, तो बाढ़ हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती है। बस ये है कि वर्षा ज़्यादा हो जाएगी तो वैसी स्थिति होगी, तो फिर देख लेंगे आप। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। क्या हो जाएगा? समुद्र स्तर बढ़ेगा, तटीय क्षेत्रों जैसे सुंदरवन जलमग्न हो जाएंगे। जो किनारे वाले हैं, पहले मुंबई वगैरह ये डूबेंगे, गुजरात डूबेगा, गोवा, केरल, तमिलनाडु ये जो है जाएंगे धीरे धीरे में जो है, तब तक अपन जो सचेत हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, सागौन और साल भारत के किस वन प्रकार की मुख्य प्रजातियां हैं? तो देखिएगा, जो वन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये उन क्षेत्रों में लगभग पाए जाते हैं जो हमेशा वर्ष भर क्या रहते हैं? ऐसे वन जो सदाबहार यानी कि हमेशा क्या रहते हैं? हरे बने रहते हैं, पत्ते अपने कभी नहीं गिराते हैं, ठीक है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन किसे कहते हैं भाई? शुद्ध रूप में परिभाषा ये होती है कि कई जगह तो आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा जहां पर वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा जो है 100 से 175 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर के बीच की जो वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन पर्णपाती का मतलब क्या होता है? जो वृक्ष कम से कम एक बार साल में क्या कर देते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। आप देखना, बहुत से महुआ का पेड़ देखिएगा, कभी भाई जो घर से बाहर निकल करके खेतों के साथ जाया करिएगा, और वो जो वृक्ष पत्ते गिराते हैं उनसे कल्पना कीजिएगा, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर, तो उसका जो है व्यवहारिक जीवनों में प्रयोग कीजिएगा। दरअसल क्या होता है, गर्मियों में क्या हो रही है, जैसे मेरे घर में जामुन का पेड़ लगा हुआ है, तो उसके भी जो पत्ते हालांकि पूरे तो नहीं गिरते हैं, लेकिन पर्णपाती का मतलब ये भी नहीं होता कि पूरे पत्ते गिरा दे, लेकिन जितना जैसे एक पत्ता लगा हुआ है, एक पत्ता जो ये है, एक पत्ता है, मैं पत्ता बनाना सीखूं क्या? चलिए, पत्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक पत्ता ये है, किसी वृक्ष का मैंने क्या बनाया है? पत्ता बनाया हुआ है, ठीक है। और ये वृक्ष कौन सा है? कोई भी वृक्ष हो सकता है, मुझे पता नहीं। ये जो पत्ता मतलब एक साल में जन्म लेगा, और ये जो है एक साल के अंदर जो है टूट जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना कि पूरे पेड़ के पत्ते एक ही साथ जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो वर्ष में जो पत्ता मतलब जन्म लेता है वो एक बार जो है क्या हो जाएगा? टूट करके गिर जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन बोल देते हैं।
तो जामुन का पेड़ मेरे घर में लगा हुआ है, तो जैसे ही क्या आता है, जे मतलब गर्मियों का सीजन आता है, यानी कि अब जो सीजन आने वाला है, ये सीजन जो शुरू हो रहा है, पत्ते जो है बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी मैं 2-4 दिन अगर वहाँ पर सफाई न की जाए तो ढेर पत्ता हो जाता है, क्या होता है, ढेर हो जाता है। ऐसे जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं, ज़्यादातर ये वर्षा ऋतु में पत्ते नहीं गिरते हैं उतने ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पर खूब नमी रहती है। वृक्ष बड़े चालाक होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ बड़े चालाक होते हैं, ये पानी को जो है देखते रहते हैं कि भाई साहब ज़मीन में भू स्तर में पानी कहाँ तक है, जैसे देखते भाई साहब पानी का संकट होने वाला है, तो ये पत्ते क्या है गिराना शुरू कर देंगे कि भाई तुम आप हरे हो तो पानी क्या करते हो, नमी के रूप में मेरा पानी सोख करके उड़ाते हो, और ये पानी की खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरे जीवन में संकट आ जाएगा, मैं तुम्हारा कोई कर रहा हूँ, काम खत्म कर रहा हूँ, तुम्हारा जीवन का अंत हो गया। तो पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी जो है क्या रहे, इनके लिए आवश्यक मात्रा। और कई वृक्ष तो भाई इतने होशियार होते हैं कि वो अपने पत्तों को जो क्या कर देते हैं, कांटों में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, पत्तों को, कई वृक्ष देखिएगा, जैसे बबूल का वृक्ष होता है, रिया का पेड़ होता है, अब आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, और मैं अपने यहाँ के स्थानीय नाम बता रहा हूँ, जैसे कैथा का पेड़ होता है, कैथा का कैथी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इमली का पेड़ होता है, ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं। वो सिर्फ देखना उनमें जो है कांटे कांटे बस बचेंगे, पूरी पत्तियां झड़ जाएंगी, क्योंकि जो कांटे होते हैं उनकी जो है नुकीली वो होती है, और नुकीली चीज़ें जो क्या होती हैं, उतना ज़्यादा प्रकाश को जो है ग्रहण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इधर डेंसिटी क्षेत्रफल कम हो जाएगा ना, फिजिक्स को जो है बायो के साथ में मिक्स कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल कम होने से नमी उतनी ज़्यादा नहीं जा पाएगी, इसलिए कांटे जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, ज़्यादातर पौधों के वायवीय भागों से होते हैं। बिंदु स्तरामण भी क्या होता है, पत्तियों के किनारे वाले भागों से होता है, पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो पानी जो है बिंदु स्तरामण के रूप में नहीं निकल पाएगा, वृक्ष जिंदा बचा रहेगा। और इनमें जो देखना, जो खासतौर से गर्मी वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, उनकी जड़ें जो है बहुत मोटी होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, क्या होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो है जड़ों को बहुत अंदर तक घुसा करके रखते हैं, जिससे क्या है पानी लगातार सोखते रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, पर्णपाती वन हो जाएंगे। पर्वतीय वन क्या है, जो पर्वत में पाए जाने वाले वन है वो पर्वतीय वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, जो समुद्र किनारे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, समुद्र किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा ऐसी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा होगी, मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो कि लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। लवणीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर लवण पाए जाएंगे। लवण कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर खारा पानी होगा, खारा पानी कहाँ होगा, समुद्र के किनारे होगा, ठीक है। क्या प्रश्न पूछता है, सागौन और साल के वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष आते हैं, भाई साहब ये वृक्ष जो है मध्य प्रदेश में खूब भर भर के पाए जाते हैं, और ये किस में आएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आएंगे। अगर ये सदाबहार वन होते तो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में सदाबहार वन पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा एक आध दो क्षेत्रों में होगी, पचमढ़ी वगैरह में तो हो सकती है, बाकी नहीं होती है। पर्वतीय वन मध्य प्रदेश में कम देखने को मिलते हैं, ये MPPSC में पूछ चुका है। तो जो पर्वतीय वन है ये आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। मैंग्रोव वन जो है आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल। पिछली बार की रिपोर्ट बता रहा हूँ भाई साहब, गलती ना सिद्ध कर देना मुझे गलत बता रहा है, अभी इस बार डाटा चेंज हो जाएगा, गारंटी नहीं है, बताऊंगा, लेकिन जिस दिन डाटा चेंज होगा रिपोर्ट में जो है अपन बात कर लेंगे। दूसरे नंबर पर था आपका गुजरात था, वेस्ट बंगाल गुजरात में जो ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, साथ ही साथ में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी देखने को मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अंडमान निकोबार द्वीप जो है क्या है, बड़ा क्षेत्र है मैंग्रोव वन का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिएगा, पर्वतीय वन आपको ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अल्पाइन वन ध्यान रखिएगा, एक क्या होते हैं, अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जो बर्फ है, बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें अल्पाइन वन कहा जाता है। साथ ही साथ कटीले वन होते हैं, क्या होते हैं, कटीले वन होते हैं। तो कटीले वन जिनमें कांटे पाए जाते हैं, ऐसे ये बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर कम वर्षा होती है, जैसे कि आपका जस्ट मिनट, देखिएगा, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट कॉल था, क्योंकि वो दरअसल क्या है, घर से सामान आ रहा था, तो अगर नहीं उठाता तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती।
ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आएंगे कौन से आपके, सागौन और सालवन। सागौन वन ये मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं उन वनों में सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है वो सागौन का पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो बोरी घाटी है इस सागौन के वनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। बोरी घाटी किसके लिए जानी जाती है, एक वन क्षेत्र है, होशंगाबाद में स्थित है, सागौन के वनों के लिए जानी जाती है। अगली बात कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। देखेंगे पर्णपाती वन जो है भारत में क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगली किन्हें, पर्णपाती वनों को। इनकी विशेषता क्या होती है पर्णपाती वनों की, ये शुष्क ऋतु में जो है अपनी क्या कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। यानी कि शुष्क का मतलब है जब ग्रीष्म ऋतु होती है, थोड़ा पानी की कमी होती है, तो उस समय पर ये क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जरूरी नहीं कि सभी पत्तियां गिरा दें, ये पत्तियां जो है क्रम क्रम से भी गिरा देते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी होती है पूरे पत्ते गिरा देते हैं। तो पानी की कमी के हिसाब से जो है क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। अन्य वृक्ष जो होते हैं शीशम, महुआ, चंदन, आंवला, बबूल, रिया, ये सब क्या हो जाएंगे, आम, ये सब क्या हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय वृक्ष हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश जो कोयला होता है किस काल की जो है चट्टानों से संबंधित है। तो देखिएगा अगर कोयला की बात करें तो भारत में जो है मूल रूप से कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है, आप कहेंगे 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, आप कहेंगे एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला होता है, ये हो जाएगा पहला। दूसरा कौन सा होता है, तो आप कहेंगे विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला, आप कहेंगे विटुमिनस, विटुमिनस प्रकार का कोयला। तीसरा जो होता है आपका लिग्नाइट कोयला होता है, क्या होता है, लिग्नाइट कोयला होता है। चौथा जो होता है आपका पीट कोयला होता है। ठीक है, कोयला कौन सा अच्छा है, उसमें जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है उसे बेस्ट कोयला माना जाता है। सबसे जो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब गुणवत्ता के आधार पर जो ऊपर जो है सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला कोयला है, यानी कि एंथ्रासाइट कोयला होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। वहीं सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा है, पीट कोयला होता है। और इसमें से अगर बात की जाए भारत में लगभग 90% कोयला कौन सा देखने को मिलता है, आप कहेंगे बिटुमिनस कोयला जो है 90% देखने को मिलता है। और यह कोयला आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गोंडवाना क्रम की जो है चट्टानों में देखने को मिल जाएगा। खासतौर से अगर कोयला में बात करें तो आपका झारखंड क्षेत्र एक क्या अग्रणी क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इनमें जो है कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड और ये आपका पश्चिम बंगाल वाला जो दामोदर नदी घाटी है वो रूर प्रदेश कहलाता है। कौन सा सही हो जाएगा, गोंडवाना क्रम का जो है कोयला आपका सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में बात कर लेते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। और जो मध्य प्रदेश में जो बिजावर श्रेणी है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ही हिस्सा है। धारवाड़ में जो है आपके जितने भी धात्विक खनिज होते हैं, क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मैग्नीज, ये सभी कहाँ मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। और टर्सरी युग की जो चट्टानें होती हैं ये जो है एक प्रकार की कैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। कैसी, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंटेशन रॉक हैं। और इनमें आपको ज़्यादातर से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसमें जो आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा, पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है प्राकृतिक गैस भी देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर आपको क्या हो जाएगा, सी जवाब जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो व्याख्या में देखते हैं, गोंडवाना कोयला जो है भारत का लगभग 98%, भाई साहब मैंने तो 90% कहा हुआ था, 98% कोयला जो है क्या है आपका गोंडवाना क्षेत्र का पाया जाता है। प्रकार की अगर बात करें, भारत में मुख्य रूप से कौन सा कोयला मिलेगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। और यह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है भारत में, बिटुमिनस प्रकार का कोयला दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में जो कि पश्चिम बंगाल झारखंड में मिलेगा, सोन घाटी में पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में जो सुहागपुर और सिंगरौली कोयला क्षेत्र है सोन नदी पर स्थित है। महानदी कोयला क्षेत्र ये आपको महानदी कोयला क्षेत्र ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ये झरिया कोयला क्षेत्र आपको झारखंड में, और रानीगंज कोयला क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में, और झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। और अगला है लिग्नाइट कोयला जो होता है ये टर्सरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। ये लिग्नाइट कोयला की कई बार खदान पूछ लेता है। जो तीसरा उच्च क्वालिटी का कोयला है ये नेवेली में पाया जाता है। नेवेली जिला जो है तमिलनाडु का, यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये लिग्नाइट कोयला देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। और भारत में जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार क्रमशः किन राज्यों में देखने को मिलता है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़, और क्या हो जाएगा आपका राजस्थान और
क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। इसमें जो पूछ रहा है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट एस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा, अगर हम ये बात करें कि लोहा जो है लोहा के भी क्या होते हैं, 4 एस्क होते हैं, उनमें से एक है मेन हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट, एक है सिडेराइट और एक है लेमेनाइट। ऐसे वो 4 जो क्या होते हैं लोहा के भी जो क्या होते हैं एस्क होते हैं। उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का जो एस्क माना जाता है वो कौन सा है, अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो कौन होता है, हेमेटाइट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आपका ये आता है मैग्नेटाइट आता है, इसके बाद सिडेराइट आता है, इसके बाद जो है ठीक है एक और लोहा होता है उसे चलिएगा। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जो बेस्ट क्वालिटी का लोहा है आपको कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटक में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कहीं और ऑप्शन में है क्या कर्नाटक में, नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर कर्नाटक में बात करेंगे तो कोलार की खान जो है कुद्रेमुख पहाड़ी जो है खासतौर से, कौन सी पहाड़ी है, जो कुद्रेमुख पहाड़ी है, कुद्रेमुख पहाड़ी है, ये लोहा के लिए जानी जाती है। कुद्रेमुख में पहाड़ी भी है, यहीं पर जो है खदानें स्थित हैं। साथ ही साथ बात करें बाबा बूदान पहाड़ी, ठीक है, बाबा बूदान, बाबा बूदान पहाड़ी है, यह भी जो है लोहा के भंडार के लिए जानी जाती है। दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, कर्नाटक में स्थित हैं। और उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो उड़ीसा में जो है आपको एक खान देखने को मिल जाएगी बादाम पहाड़, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बादाम पहाड़ कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बाबा बूदान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो है लोहा के लिए जो है विख्यात खदानें हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान ज़्यादा करके जो है आपको कॉपर के मामले में मिल जाएगा, गुणवत्ता वाला कॉपर। और आंध्र प्रदेश जो है आपको अभ्रक के मामले में जो क्या मिल जाएगा, अग्रणी मिल जाएगा। अभर जाएगा, ऐसे याद कर लेना, अभरेगा, कौन अभरेगा भाई, जो अंधा होगा। जैसे कह देते हैं ना कई बार, खासतौर से अगर धोखे से भी लड़की को क्या हो गया, धक्का लग गया, तो वही कहेंगे ये अंधा है क्या वे, ठीक है। जी हाँ, जीवन में घटनाएं जो है सभी के जीवन में होती रहती हैं। तो कई बार जो है तो देखा करो भाई साहब कि जो जानबूझकर कोई व्यक्ति जो है अभरा हुआ है या फिर मतलब गलती से अभरा हुआ है, क्योंकि त्रुटियां जो क्या है मानव से हो जाती हैं। कई बार हर व्यक्ति जो है सतर्क नहीं रह पाता इसकी भीड़ भड़ाका में ऐसे में, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या कहेंगे, किसी जैसे मान लीजिएगा एक ये है तो ये क्या हो जाएगा, अभर जाएगा, तो ये यही कहेंगे कि अंधा है क्या वे, तो अंधा मतलब अभर्रा, अंधा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के मामले में क्या है, अग्रणी है। और झारखंड में देखेंगे तो यूरेनियम की जादूगोड़ा की खान जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। और छत्तीसगढ़ अगर देखेंगे तो यह जो है खनिज के मामले में बहुत आगे है, चाहे वो कोयला की बात करें, चाहे वो आपका लोहा की बात करें। बोकारो कोरबा, बोकारो जो खदान है छत्तीसगढ़ में ही, बोकारो लोहा का कारखाना है। मध्य प्रदेश अगर बात करेंगे तांबा और मैग्नीज में जो है अग्रणी मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि लोहा का जो प्रकार होते हैं उसमें से जो ये आपका हेमेटाइट है, इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। और इसके सर्वाधिक भंडार जो है कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे। मैग्नेटाइट वाला लोहा है यह है, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। और जो मुझे लगता है जितना भी हम लोहा देखते हैं वो कौन सा है, यही वाला लोहा होता है। इसके अलावा देखिएगा, आपने देखा होगा जैसे कुछ लोहा जो है मजबूत प्रकृति का होता है, जैसे कि अगर मैं ट्रैक्टर का उदाहरण लूँ तो ट्रैक्टर में जो है बहुत से सामान होते हैं अलग अलग, उसमें जो एक रॉड होती है, क्या होती है, रॉड आपने देखी होगी इस प्रकार की, जो क्या होती है, एक रॉड होती है। और ये रॉड जो है ट्रॉली से जो है ट्रैक्टर को टच करने के लिए जो है इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लगा दिया जाता है, इसमें जो है ट्रॉली को जो है फंसा दिया जाता है। तो इतना पतला सा लोहा जो है बहुत सारे वजन को जो क्या करता है, मतलब टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। तो ये लोहा जो लाल कलर का है उसका कलर भी क्या होता है, रॉड का अलग होता है, ठीक है। तो वो जो है बहुत मजबूत लोहा होता है, वो दरअसल हेमेटाइट लोहा होता है। और अगर मैं वही ट्रैक्टर में जो है आगे जाकर के देखूं, आपने जैसे जुताई की जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, खुरपी, कुसिया बोल देते हैं, खुरपी और खुरपा भी जो है बोल देते हैं उसको। तो वो जो है क्या होता है, लोहा मुड़ जाता है आसानी से, जैसे क्या होता है, मुड़ जाता है। कई बार जैसे जुताई कर रहे हैं, जमीन में पत्थर पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में अगर मजबूत वाला लोहा होगा या तो क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा, या फिर जो है वो लोहा टूट जाएगा। तो जो मजबूत वाला लोहा होता है वो टूटता है, और जो ये वाला होता है मुड़ जाता है। तो हर जगह पर क्या होती है, अलग अलग प्रकृति की चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है मुड़ने वाले लोहा की आवश्यकता होती है जुताई करने में, तो ऐसे में जो है खुरपी का नुकसान नहीं हो पाता है और हो जाता है। अगर यहाँ पर जो है जहाँ से ट्रॉली फंसाई जाती है वहाँ पर मुड़ने वाला लोहा लगा देंगे तो हर बार मुड़ जाएगा और ट्रॉली जो है पीछे रह जाएगी, ट्रैक्टर आगे निकल जाएगा। तो ये लोहा जो है कई प्रकार का हो सकता है। तो इसमें जो हेमेटाइट है सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, सिंपल सा मतलब है, सुई अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, सुई, सुई देखी होगी जीवन में, कभी ना कभी अवसर जरूर आया होगा, सुई तो देखी ही होगी, ठीक है। बीमार हुई होगी या फिर जो है ये बीमारी वाली सुई अलग है भाई साहब, वो बीमारी वाली सुई नहीं है। जो मजबूत वाली जो हेमेटाइट की सुई होगी, वो जो कपड़ा सिलने वाली सुई होती है वो क्या है, हेमेटाइट वाली सुई होगी।
और जो निडिल होती है जैसे जब डॉक्टर लगाता है तो वो जो है मैग्नेटाइट की बनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो मुड़ जाती है भाई साहब, वो इतनी मजबूत उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और जो ये वाली सुई है तो ये क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, जो कपड़ा सिलने वाली होती है। इसके अलावा जो एक सुई और देख सकते हैं, जो सुतारी जिसे बोल देते हैं, क्या बोल जाता है, सुतारी बोलते हैं या कटनी बोल देते हैं, जो किसके पास में होती है, जो जूता चप्पल जैसे सिलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन दुकानों में देखा होगा, तो उनकी जो सुई होती है वो भी बहुत मजबूत होती है, तो वो भी आपकी हेमेटाइट से बनी होगी, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आप क्या है जीवन में कुछ कुछ देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध अगर खान देखेंगे तो ये लोहा की एक जो है प्रसिद्ध खान है बैलाडीला। बैलाडीला और डल्ली राजहर्रा, ये दो खदानें कहाँ पर स्थित है लोहा की, बैल के जो है डाली डाली, क्या बैल के डाली। तो बैलाडीला और डल्ली राजहर्रा, ये दोनों की खदानें कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखना, यही पूछे जाते हैं प्रश्न। तांबा उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर रहने वाली खेतड़ी खदान किस राज्य में है। देखिएगा, अगर तांबा के कुल उत्पादन में कहें, क्या है, तांबा के जब आपसे पूछे कुल उत्पादन में पूछे और अगर मात्रा के आधार पर पूछे तो आपका मध्य प्रदेश का क्या आ जाएगा, प्रथम स्थान आ जाएगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि मतलब क्वालिटी के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर तांबा का जो है सबसे अच्छा तांबा कहाँ निकलता है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पर राजस्थान। अगर बेसिक तांबा बस पूछता है मध्य प्रदेश लगाइएगा। अगर खदान का जिक्र करें तो हाँ, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, खेतड़ी खदान कह सकते हैं। लेकिन ये क्वालिटी वाली खदान है, ध्यान रखिए। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहने वाली खेतड़ी खदान किस राज्य में स्थित है, तो खेतड़ी आपकी राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो वन ऑफ द फेमस खदान है तो वो कहेंगे आपकी मलाज खंड की खदान। तांबा के लिए जो है कौन सी है, मलाज खंड की खदान है, मलाज खंड की खदान है। इसके अलावा गिदरी, जट्टा, धौली, ये सभी क्या है, मध्य प्रदेश में ही क्या स्थित है, तांबा की खदानें हैं। और ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और तांबा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। और तांबा जो है खास तौर से बात करें तो विद्युत उपकरणों में वर्तमान में खूब उपयोग किया जा रहा है। तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पुराने जमाने में जो होते थे तो हम लोग क्या करते थे, बर्तन में जो इसके खाना खाया करते थे, ठीक है। लेकिन बर्तन का जमाना चेंज हो चुका है, वर्तमान में हम कांच और प्लास्टिक में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। उसका केमिकल हमारे जो है पेट में जाता है, फिर हम बीमार होते हैं और फिर क्या हो जाता है, डॉक्टर के पास में जाते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या होते थे, बहुत दिमाग वाले होते थे, धातु के बर्तन में ज़्यादातर के पहले के लोग खाना खाते थे। देखिएगा, देखिएगा धातु के बर्तन में जो है खाना खाते, अभी भी जाएंगे आप पुराने पुराने घर में तो वो प्लास्टिक के घर में आपको, और ये फूलों वाले जो बने हुए ये शो पीस वाले, उनमें खाना नहीं खिलाएंगे, वो आपको जो है धातु के बर्तन में या फिर ठीक है। तो बहुत अच्छा माना जाता है भाई, शुभ माना जाता है इन बर्तनों में, धातु के बर्तन में खाना खाना, पानी पीना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। आप देखेंगे जब जैसे ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पूजा के लिए क्या करते हैं भाई, तांबे के बर्तन का प्रयोग करते हैं, तो ये शुभता का भी प्रतीक होता है धातु। बी ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, राजस्थान की जो खेतड़ी खदान है झुंझुनू जिले में स्थित है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की जो मलाज खंड की खदान है वो बालाघाट जिले में स्थित है, तांबा उत्पादन में अग्रणी है। उपयोग जो है तांबा का विद्युत उपकरण बनाने, मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ये कई बार एक मिश्र धातु है, वो पूछ लेता है आपसे कि जो पीतल नाम की जो मिश्र धातु होती है, क्या होती है, जो पीतल मिश्र धातु होती है किससे बनी होती है, तो ये जिंक और तामा से मिलकर के बनी होती है, जिंक और तामा से मिलकर के बनी होती है। ध्यान रखिए, कैसे ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, पिताजी क्या ध्यान रख लेंगे, ऐसे पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तामा, जी से हो जाएगा जिंक, ठीक है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु, जिंक और तामा की जो है मिश्र धातु है। आगे बढ़ जाते हैं, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है। जो मैग्नीज होता है, और मैग्नीज के उत्पादन में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश इसमें भी जो है कब्जा जमाए हुए, हालांकि भंडार इतना मध्य प्रदेश के नहीं है, लेकिन सरकारें फिर भी क्या कर रही हैं, ज़्यादातर मात्रा निकाल रही हैं। तो मैग्नीज की अगर हम बात करें किसमें इसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग जो है आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। पहली बात तो स्टील बनाने में ही करते हैं, और दूसरी बात जो बात करें तो ये मैग्नीज का उपयोग जो है आपका धातु उद्योगों में भी होता है। उर्वरक उद्योग देखेंगे तो ये खाद बनाने का उद्योग होता है। कागज उद्योग आपको देखेंगे खासतौर से नासिक जो महाराष्ट्र है इसका प्रमुख केंद्र है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी जो कागज के 8 कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग में जो है आपका राजस्थान अग्रणी हो जाएगा, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश का स्थान आएगा। उर्वरक उद्योग में जो है आपको ये, अगर शुरुआत की बात करें तो बिहार में इसके कारखाने मिल जाएंगे। श्री क्या नाम है भाई, श्री नाम है, श्री नहीं कुछ और नाम है ऐसा, सिंदूरी या श्री ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ पर जो है फेमस कारखाना स्थित है उर्वरकों का, उर्वरक मतलब खाद। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखेंगे इसमें उपयोग जो क्या करते हैं, मैग्नीज का उपयोग जो है इस्पात को जो है कठोर बनाने और जंग रोधी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो मिश्र धातु क्या होती है, उसमें जंग कम लगता है, इसलिए मिश्र धातु बना करके जो है लोहा को जंग रोधी बनाने में जो है उपयोग किया जाता था।
मध्य प्रदेश का स्थान जो बालाघाट जो है, ये भरवेली की खदान जो है मध्य प्रदेश की पूरे एशिया की जो है सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। और किसकी मैग्नीज उत्पादन में जो है प्रथम है, पूरे भारत में जो है मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान आता है मैग्नीज के उत्पादन में। मैं से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश। चट्टानें जो हो जाएंगी आपकी, यह मुख्य रूप से किस चट्टानों में पाया जाएगा, तो मैग्नीज एक धात्विक खनिज है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में बॉम्बे हाई जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो जब हम बात करते हैं भारत में किसके लिए, पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो भारत में पेट्रोलियम आपको 4 जगह देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सही हूँ तो इस प्रकार से क्या करूँगा, मानचित्र बनाऊँगा। ज़्यादा भयंकर बना दिया, इतना भयंकर नहीं बनाना है। ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी बना देते हैं, कोई नहीं, भारत है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पानी का इलाका है, यहाँ पर एक जो है पेट्रोलियम का क्षेत्र मिल जाएगा, पश्चिमी तट पर इसे बोलते हैं मुंबई हाई। इधर जो है एक पेट्रोलियम का क्षेत्र मिल जाएगा जिसे बोलते हैं रावा अपतटीय क्षेत्र। क्या बोल देते हैं, रावा अपतट क्षेत्र। और इसे जो बोला जाता है मुंबई हाई, मुंबई हाई। और ये जो है दो मुख्य क्षेत्र हैं जहां से जो है भारत का 75% पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है। कितना, 75% पेट्रोलियम निकाला जाता है इन दो क्षेत्रों से। इनमें से भी अगर बात करें तो मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो है एक असम राज्य है, क्या है, असम राज्य है। और असम में 2 क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे, एक आपको जो है डिगबोई क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। कौन सा क्षेत्र, डिगबोई। और एक क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा क्या, नाहरकटिया। क्या देखने को मिल जाएगा, नाहरकटिया। ये दोनों क्षेत्र जो है पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है अंकलेश्वर द्वीप। क्या नाम है, अंकलेश्वर, अंकल जी, ठीक है। अंकलेश्वर ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, आपका गुजरात में स्थित है। और राजस्थान में भी जो है कुछ पेट्रोलियम के क्षेत्र है, जैसे बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसे बोलते हैं मंगला। क्या बोलते हैं, मंगला, मंगला तेल क्षेत्र जो है, ठीक है। तो ये जो है भारत के क्या है, मुख्य पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो किससे संबंधित है, आपका पेट्रोलियम से संबंधित है आपका मुंबई हाई। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, अपतटीय क्षेत्र है। पेट्रोलियम के अंतर्गत जो भारत का सबसे बड़ा अपतटीय क्षेत्र कौन सा है, वो आपका मुंबई हाई है। कौन सा है, मुंबई हाई जो है भारत का सबसे बड़ा जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है, मुंबई हाई, जो कि मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर की दूर समुद्र में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। 1889 में अंग्रेजों ने ही यहाँ पर जो है चालू कर दिया था। ऑनशोर, ये ऑनशोर क्षेत्र क्या है, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र में जो है तेजी से उभर रहा है, मतलब ये एक नया तेल क्षेत्र है। और मंगला शायद भर यहीं पर स्थित होगा, एमपीपीएससी मेंस में आ चुका मंगला तेल क्षेत्र 3 नंबर में। तो राजस्थान के बाड़मेर में जो है स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। थोरियम का जो है मुख्य जो स्रोत है, मोनाजाइट रेत, भारत के जो है किस तटीय राज्य में प्रचुरता से मिलता है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, परमाणु ऊर्जा बनाने की कार्य करते हैं, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं परमाणु ऊर्जा बनाने की कार्य करते हैं, बात करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा में जो है 2 खनिज लगते हैं, ये खनिज है तो आप परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं। एक तो लगता है आपके पास में यूरेनियम, अगर यूरेनियम है तो ऊर्जा बना सकते हैं। लेकिन भारत के पास में जो है यूरेनियम नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है भाई साहब। हमने बम बनाने के लिए जो है कनाडा से खरीदा हुआ था, उल्लू पढ़ा दिया था उनको, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कहा वो तो हमें परमाणु कारखाना खोलना है, इसलिए हम खोज करने के लिए क्या है आपसे यूरेनियम ले रहे हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं तो हमसे व्यवहार बना लीजिएगा। कनाडा ने क्या दे दिया, भारत को यूरेनियम दे दिया। भारत ने जो एक कारखाना ऐसे खोल लिया, तो चलो हम भाई यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बगल में जो है मेन रिसर्च हो रही थी हमारी परमाणु बम बनाने की। किसकी रिसर्च हो रही थी, परमाणु बम बनाने की। जब 1972 में क्या किया हमने, पहला परमाणु परीक्षण किया, दुनिया में धमाका हुआ, वाह क्या हुआ, हमने परमाणु बम बना लिया, परीक्षण भी कर लिया। लेकिन अभी हम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। दूसरी बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर 1998 में जो है क्या किया, दूसरा परमाणु परीक्षण किया। दुनिया की ऐसी की तैसी जो है कोई भारत की तरफ आंख नहीं उठा सकता, क्योंकि इसके पास में भी परमाणु बम है। अगर आज वेनेजुएला देश के पास में जो परमाणु बम होता तो अमेरिका जैसा देश उसे हड़प ना पाता, क्योंकि जिसके पास में ताकत है ना, कई लोग कह देते हैं कि भाई साहब तकनीकी में भारत पैसा निवेश कर रहा है, तो अगर सुरक्षा ही नहीं हमारी होगी तो हमारा अस्तित्व क्या होगा, ठीक है। तकनीकी बहुत जरूरी होती है। आज हम अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं, दुनिया से सबसे सस्ती कीमतों पर क्या है, दुनिया के उपग्रह अमेरिका जैसे देश के उपग्रह क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, ब्रिटेन के छोड़ते हैं। क्यों हमारे यहाँ से छुड़वाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम पैसा बहुत कम लेते हैं छुड़वाने के लिए, ठीक है, किराया बहुत कम लेते हैं। तो भारत की तकनीकी जो है बहुत सस्ती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर श्रम भी सस्ता मिलता है। और
तो बहुत से लोग करते हैं। तो ये किसके कारण है? जब तकनीकी में भाई निवेश करेंगे तो कई बार जो है जीवन में खाने पीने से ज़्यादा जो है कई लोग सुरक्षा के लिए ध्यान देते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि खाने पीने में ध्यान नहीं देते, लेकिन अपने घर की चारदीवारी क्या बनवाते हैं, अच्छे से बनवाते हैं, क्योंकि वही नहीं रहेंगे तो भाई तुम्हारा घर क्या हो पाएगा। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा में जो क्या है, यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है या फिर थोरियम हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन थोरियम में थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। भारत के पास में ये नहीं है, लेकिन भारत के पास में थोरियम का भंडार है, और ये भंडार आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? जो भारत का दक्षिण वाला इलाका है, और ये यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल का जो तट कहलाता है उसे क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। और मालाबार तट में जो बालू का खूब ढेर लगा हुआ है, बालू का ढेर लगा हुआ है, उस बालू में जो क्या पाया जाता है? आपका थोरियम देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? थोरियम देखने को मिल जाएगा। तो थोरियम कहाँ पाया जाता है? आप कहें केरल राज्य में पाया जाता है। इससे परमाणु ऊर्जा हम बना सकते हैं, सरकार काम कर रही है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। सी ऑप्शन जो है थोरियम केरल आपका सही हो जाएगा। तो यूरेनियम जो है मुख्य रूप से जादूगोला की खान में देखने को मिलता है, भारत में झारखंड में, लेकिन अभी इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम नहीं निकलता है। साथ ही साथ में जो है तुमलपल्ले आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये खान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है कि यूरेनियम के लिए जादूगोला की खान कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। थोरियम जो है भारत जो है विश्व में थोरियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, समझ रहे हो? तो भारत सोचता है कि भाई हम परमाणु क्यों बर्बाद करें, यूरेनियम क्यों बर्बाद करें, जो हमारे पास में बहुत कम मात्रा में है, हम उससे ऊर्जा क्यों नहीं बनाते हैं जिसमें हमारी दुनिया का सबसे ज़्यादा भंडार मौजूद है? भाई समुद्र है पूरा का पूरा, बालू में है, निकाल लेंगे और का। अगली बात करते हैं, परमाणु नीति क्या है? भारत की जो परमाणु नीति जो है 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम जो है आधारित है, यानी कि पहले चरण में जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, भाई साहब ये थोड़ा जटिल कॉन्सेप्ट है, ये पूरे के पूरे इसमें क्लास होगी, तो सिंपल से समझ लीजिएगा कि भारत जो करता है पहले चरण में जो है एक पत्थर का प्रयोग करता है परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए। पत्थर जो है थोड़ा सा घुल जाता है, यानी कि ये इसका जो है क्षमता कम हो जाती है, फिर इसका भी क्या करता है? परमाणु ऊर्जा बनाने में प्रयोग करता है। और फिर जो तीसरे चरण में क्या करता है? थोरियम का प्रयोग करता है। तो ऐसा जो क्या मान लीजिएगा एक क्रम से जो होता है, ये 3 चरण कहलाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री समझनी होगी, तभी जो है आप समझ पाएंगे, और फिलहाल में इसको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो है एक क्लास बेस्ड है, कम से कम 40 से 50 मिनट जो हमें इस पर चर्चा करनी होगी। आपको परमाणु क्रमांक, यूरेनियम की जो है केमिस्ट्री की जो है आपकी क्या बोलते हैं उसे भाई, पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा जो उसमें अष्टक पष्टक ये बताने पड़ेंगे, तभी जो है आप चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो सिंपल समझ लीजिएगा कि भारत जो है परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए उसे जो है 3 चरणों में क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो जैसे पूछे कितने चरण वाली नीति है भारत की? 3 चरणों वाली नीति है, और थोरियम पर जो है आधारित है कि थोरियम को कैसे कैसे करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये है। चलिएगा आगे बात करते हैं। भारत के जो है अभ्रक के बेल्ट के रूप में प्रसिद्ध कोडरमा किस राज्य में स्थित है? तो कोडरमा की खान जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? यह भी जो है कहाँ देखने को मिल जाएगी? आप मोटा सा दिमाग मत लगाइएगा कि भाई अग्रणी उत्पादन के लिए मैंने क्या बताया हुआ था, लेकिन कोडरमा खान जरूरी थोड़ी ना कि वहीं पर स्थित हो। तो कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी? कोडरमा की खान जो है आपको झारखंड में जो है देखने को मिल जाती है। निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश का जो है अभ्रक के उत्पादन में जो है पहला स्थान है, और पूरे भारत का जो है विश्व में अभ्रक है जो सीट बनती है, अभ्रक से जो सीट बनती है, आई थिंक अभ्रक सीटें होती हैं जो भाई आप क्या देखते हैं, टीन होती है, क्या होती है? टीन होती है। आपने सीमेंट वाली सीट देखी होगी ऊपर जो है, तो वैसे ही जो सीट बनाने में अभ्रक का भी प्रयोग किया जाता है। आपने जो कभी मोटर खोला हुआ है, जो पानी वाला मोटर होता है, अगर उस मोटर को खोला हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल उपकरण कोई भी खोला होगा, तो उसमें जो है मिट्टी मिट्टी सी लगी रहती है, जो मतलब कुचालक के रूप में कार्य करती है। तो जो कुचालक विद्युत जो उपकरण होते हैं, कुचालक पदार्थ के रूप में अभ्रक का ही क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। और अभ्रक उसके उत्पादन में भारत अग्रणी नहीं है, अभ्रक सीट के उत्पादन में विश्व में जो है प्रथम स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश का पहला स्थान। झारखंड में जो है कोडरमा की खान स्थित है, जो अभ्रक के उत्पादन से संबंधित है। और झारखंड में ही ध्यान रखिएगा यूरेनियम की खान कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है जादूगोड़ा की खान। कौन सी खान? आप कहेंगे जादूगोड़ा की खान। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि कोडरमा की खान। इसे जो विश्व की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, और यह कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और विशेषता जो है अभ्रक का उपयोग जो किसमें करते हैं? बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक बनाने में जो है किया जाता है। आंध्र प्रदेश की जो नेल्लोर जिला है अभ्रक के उत्पादन में क्या है? शीर्ष है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जो है नलों से जो सिंचाई की जाती है, वो सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है? क्षेत्र पूछ रहा है।
तो प्रायद्वीप भारत, उत्तर भारत, तटीय मैदान या फिर हिमालयी क्षेत्र। देखिएगा अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। हिमालय क्षेत्र में जल स्तर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर ऊपर जो है बर्फ के रूप में पानी पाया जाता है, तो वहाँ पर जो है नल बहुत कम काम करते हैं क्योंकि भू स्तर का पानी नहीं आ पाता, तो यहाँ पर नहीं हो। तटीय मैदानों में भाई समुद्र में जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती, नलों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर नल लगाएँगे तो क्या होगा, ज़मीन का पानी खारा आएगा, ठीक है? तो खारा पानी नहीं पी सकते, तो बाहर से जो है पानी क्या करते हैं, ऊपर वाला सतही पानी उपयोग करते हैं, जो वर्षा का होता है उसे संचित करते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। और उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो प्रायद्वीप भारत में भी जो है उतना ज़्यादा नहीं है। उत्तर भारत आपका क्या होगा, ज़्यादा सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नल देखने को मिलते हैं। भाई बचपन में तो क्या होता था, नल ही होता था। गाँव की कल्पना कीजिएगा, जो गाँव होता था वहाँ पर जब सुबह से देखिएगा इतने हैंडपंप नहीं लगे हुए थे, तो एक ही नल होता था। लाइन लग जाती थी भाई साहब पानी भरने के लिए। पता चला कि सुबह से जो है लाइन लगाना पड़ा। जो लोग जल्दी जितने उठ गए उतने क्या है पानी। अभी की बात है भाई, ये कब की है, 2019 की बात है, 2018-19 की बात है। उस साल थोड़ा-सा जो है गर्मी का सीज़न ज़्यादा था और अधिकतर क्षेत्रों में देखे होंगे कि जो कमज़ोर बोरवेल होते हैं, यानी कि जो कम खुदाई वाले होते हैं, उनका पानी खत्म हो जाता है। ऐसे ही क्या है हमारे गाँव में भी है, जब गर्मियों का सीज़न पड़ेगा, ख़ास तौर से अप्रैल-मई का सीज़न पड़ेगा और वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी की बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। जो कुआँ हैं, वो सूख जाते हैं, ठीक है? कुआँ पूरे सूख जाते हैं, तो पानी लेने के लिए भाई साहब 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है? इतनी दूर तो 2 हैंडपंप ही बचते हैं हमारे गाँव में जो उस समय पर चलते हैं, तो मैं भी जो है ये जाया करता था, तो मुझे ऐसे मम्मी और गईं तो क्या है बहुत परेशान हो जाती थी, तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा-थोड़ा हेल्प करवा देते हैं। तो अपन साइकिल लेकर के जाते थे और साइकिल में 4 डिब्बे टाँगे और अपन जितना भी सुबह से जल्दी हो उठे, मतलब जितने जल्दी जाग गए, पहुँच गए, तो वहाँ 4-4 बजे लोग क्या है लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे भाई, नल वो दिन-रात चलता था, ठीक है? तो ये पानी का मतलब माहौल बता रहा हूँ, तो भारत में जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नल देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में भी अगर बात की जाए तो ख़ास तौर से अब उत्तर प्रदेश का तो डाटा नहीं पता मुझे, मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो ये बुंदेलखंड में ज़्यादातर कुआँ देखने को मिलते हैं, इतने जो है नल देखने को नहीं मिलते। इंदौर में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको नल देखने को मिल जाएँगे। इंदौर, फिर उज्जैन में जो है आपको ये देखने को मिल जाएँगे। सर्वाधिक सिंचाई भी नलों से यहीं पर होती है। आगे बात करते हैं। भी जो है आपका सही हो जाएगा। सिंचाई स्रोत की अगर बात करेंगे तो कुएँ और नलकूप से जो है भारत में लगभग 62% सिंचाई होती है। यही मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा सिंचाई इन्हीं से होती है। नहरों से जो है लगभग 25% सिंचाई होती है, तालाब से जो है 3%। सर्वाधिक सिंचाई तालाब से आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगी। पंजाब हरियाणा में जो है भूजल का सर्वाधिक दोहन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जो पंजाब और हरियाणा है वो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़मीन के अंदर जो पानी है जिसे भूजल बोलते हैं उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो। क्योंकि भाई साहब उनके 500-500 बीघा के खेत होते हैं, बोरवेल चल रहे हैं सारे, ठीक है? चल रहे हैं और वो पानी सोख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा खाद भी जो है आपको हरियाणा में, पंजाब में ही प्रयोग करने को देखने को मिलेगा। प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा खाद भी प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं। जो गेहूँ आता है ना, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा खाद का प्रयोग करके सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाते हैं। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का लाभ भी यहीं पर हुआ था। दक्षिण भारत में देखें, यहाँ जो है कठोर चट्टानों के कारण जो है तालाबों से सिंचाई जो है अधिक होती है। तो दक्षिण भारत में तालाब ज़्यादा देखने को मिल जाएँगे। आपने फ़िल्में देखी हुई है साउथ इंडिया की, तो उसमें ज़्यादा क्या होता है तालाब के लिए लड़ाई होती है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी फसल जो है रब्बी ऋतु की है, जिसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है? तो रब्बी की फसलें वो फसलें होती हैं, देखिएगा, रब्बी की फसल अपन पढ़ चुके हैं, रब्बी की फसलें किसे कहते हैं? तो वो फसलें जो अभी क्या है, बो करके रीची गई हैं, इसमें अगर ख़ास तौर से बात की जाए, तो रब्बी की फसलों में आपकी चना आती है, सरसों आती है, अलसी आती है, गेहूँ आता है, जौ आता है, ठीक है? बहुत सी फसलें हैं भाई, मटर आता है, ठीक है? तो ये सभी की सभी फसलें क्या हैं आपकी रब्बी की फसल हैं। क्या कहता है कि अक्टूबर-नवंबर में ध्यान रखिएगा ये बोई जाती हैं और कब अक्टूबर-नवंबर में बोई जाएँगी और मार्च-अप्रैल में जो है काट ली जाएँगी। कब काट ली जाएँगी? मार्च-अप्रैल में जो है इन्हें क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इन फसलों की खास बात होती है कि जब इनमें अंकुरण होता है, क्या होता है? अंकुरण के समय जो है कम तापमान और जब इनमें क्या होता है पुष्पन का समय आता है, यानी कि जब फूल लगता है, यानी कि परागण की क्रिया जब होती है इनमें तो बीज बनने के लिए जो है लंबे दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा दीप्तकाल किसे बोलते हैं? जो प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है, दीप्त का मतलब प्रकाश होता है, काल का मतलब समय होता है।
आपने देखा होगा कि ये फसलें तभी फूलती हैं जब जो है लगभग प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, और पकने के लिए भी इन्हें क्या होता है, गर्म मानसून की आवश्यकता होती है। तो लगभग मार्च के अंत तक, फरवरी से ही जो क्या है तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, और मार्च में जो है तापमान खूब हो जाता है, फसलें पकने लगती हैं। क्या कहता है, रब्बी की ऋतु जैसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। रब्बी की फसल कौन सी है, तो भाई कपास आप कहेंगे, ये जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, कपास किसकी हो जाएगी, खरीफ में आ जाएगी। सोयाबीन भी किस में आ जाएगा, खरीफ में आ जाएगा। मक्का भी किस में आ जाएगा, आपका खरीफ में आ जाएगा। और चना की फसल जो है आपकी किस में आ जाएगी, रब्बी की फसल में आ जाएगी। ठीक है, तो रब्बी की फसलें कौन है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू हो जाएंगी। विशेषता जो है इन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम वर्षा की आवश्यकता है। ध्यान रखना, पूरे में से लागू नहीं कर सकते भाई साहब। जब ये पकने की आवश्यकता होती है, इन फसलों को पुष्पन की आवश्यकता होती है, तो उस समय पर ज़्यादा दीप्तकाल जो है ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, वरना ठंडियों के समय पर देखेंगे तो इतनी ज़्यादा अंकुरण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, ये बात हम मान सकते हैं। कटाई इनकी जो है मार्च अप्रैल में क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में जो भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से बता देंगे कि जो सोया प्रदेश जिसे कहते हैं, ये क्या है, मध्य प्रदेश। लगभग जो है 46% जो है सोयाबीन का उत्पादन क्या करता है, मध्य प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं में जो इसका अग्रणी स्थान है, गन्ना में भी जो अग्रणी स्थान आ जाएगा। पंजाब की बात करेंगे, अगर आपसे पूछे गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर, मतलब प्रति हेक्टेयर, प्रति इकाई क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ निकलता है, तो पंजाब में। पश्चिम बंगाल जो है आपको जूट के उत्पादन में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी जो है चावल के उत्पादन में भी अग्रणी हो जाता है, तो डाटा के आधार पर ये जो है बदलता रहता है। चावल अभी तेलंगाना में था, फिर उसके पहले 2023 में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल था। आगे बात कर लेते हैं व्याख्या में। तो आप देखेंगे खरीफ की जो फसलें होती हैं कौन कौन सी, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, सभी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। मूंगफली को क्या कहते हैं, गरीबों का बादाम भी कहा जाता है इसे, गांधी जी ने कहा हुआ था, गरीबों का बादाम। गांधी जी ने ही कहा था, बकरी को गरीबों की गाय कहा था। बाजरा जो है ये सभी के सभी क्या है, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन्हें जो कहा जाता है क्या, मोटा अनाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है। और बाजरा के उत्पादन में जो है राजस्थान का जो है अग्रणी स्थान देखने को मिल जाएगा। मक्का में जो है आपको कर्नाटक का स्थान जो है अग्रणी देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा मक्का के उत्पादन में अग्रणी है। धान जो है आपको ये तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा, पिछले डाटा के 2023 के डाटा के अनुसार बात करें। मानसून के साथ जो है इनको क्या किया जाता है, बुवाई की जाती है। जैसे ही वर्षा शुरू होती है तो इनकी बुवाई होती है। इसे जो है सोया स्टेट कहा जाता है, किसे, एमपी को। हालांकि महाराष्ट्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है, तो महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादन करता है, लेकिन महाराष्ट्र जो है पीछे लगा हुआ रहता है। अगली बात करते हैं, भारत की प्रमुख जो व्यापारिक फसल गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष है, तो आप क्या बता देंगे, तो अभी जो है आपने किया हुआ है उत्तर प्रदेश जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत का जो है तमिलनाडु जो है क्या है, गन्ना के उत्पादन में अग्रणी है। और महाराष्ट्र भी जो है आपको गन्ना के उत्पादन में जो है काफी हद तक देखने को मिल जाता है। लेकिन सर्वाधिक अगर उनकी फैक्ट्री की बात की जाए ना, तो भाई साहब ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं, कपास जिसे क्या कहा जाता है, सफेद सोना। और कपास के उत्पादन में जो है महाराष्ट्र का अग्रणी स्थान रहता है। अभी जो है गुजरात का भी जो क्या हो गया था, अग्रणी स्थान था कुछ समय पहले। तो महाराष्ट्र, गुजरात ये अग्रणी रहते हैं कपास के उत्पादन में। जूट जो है इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और धागा बनते हैं इससे, धागा, रेशे, बोरा, बोरी इत्यादि बनते हैं। ये इसके में जो है अग्रणी स्थान वेस्ट बंगाल का रहता है। जैसे ही भारत से बांग्लादेश अलग हुआ तो भारत को जूट उद्योग में बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था। गन्ना, तम्बाकू, ये सभी क्या है, तम्बाकू जो है ज़्यादातर से आपको जो है कहाँ देखने को मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश में जो तम्बाकू देखने को मिल जाएगी। गन्ना जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ये सभी की सभी क्या होती हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं। गन्ना जो है, गन्ना में देखेंगे भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा गन्ना जो है कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। अगली बात करते हैं, कपास जो है गुजरात और महाराष्ट्र काली मिट्टी के क्षेत्र है, यहाँ पर कपास मुख्य रूप से निकलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल अनाज की उपलब्धता नहीं बल्कि उसका पोषण और पहुंच भी है। इसके लिए भारत की कौन सी योजना जो है प्रभावी है, वह कौन सी योजना है। देखिएगा, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, अगर किसी देश में हम क्या कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा है वहाँ पर, तो हमें 3 आयाम निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे। कितने आयाम देखने को मिलेंगे, खाद्य सुरक्षा में आपको 3 आयाम हमेशा देखने को मिलते हैं। वो 3 आयाम कौन से हैं, तो आप सबसे पहली बात कहेंगे कि उपलब्धता। क्या कहेंगे, उपलब्धता।
उपलब्धता, और दूसरा जो आयाम कहेंगे आप क्या कहेंगे, पहुँच, पहुँच, और तीसरा जो आयाम कहेंगे वहनीयता, वहनीयता। ये जो है एनसीईआरटी 3 आयाम बताती है कि अगर ये किसी क्षेत्र में 3 आयाम हैं उसे खाद्य सुरक्षा कह सकते हैं, लेकिन कई लोग जो है इसमें पोषण को भी क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, चौथा आयाम भी मान लेते हैं। देखिएगा, उपलब्धता का मतलब क्या है कि पहली बात तो आपको खाने के लिए जो भोजन होता है, यानी कि गेहूँ, चावल, धान, मक्का इत्यादि, वो क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में उपलब्ध करा दिया जाए, जम्मू कश्मीर में उपलब्ध किया जाए, ले जाओ। उपलब्ध होने का मतलब क्या है, तो उसका पहुँच में होना चाहिए, मतलब कि आस-पास के क्षेत्रों में होना चाहिए जिसे आसानी से लिया जा सके। और ऐसा भी नहीं है कि आपके दरवाजे के सामने एक दुकान खोल दिया जाए, वो 1000 रुपया किलो का गेहूँ है, जिसको लेना हो खरीद लो, अन्यथा ना खरीदो। तो क्या पहुँच का मतलब हो सकता है? तो हम गेहूँ गवर्नमेंट कहे हम आपकी दुकान में खुलवा सकते हैं, मतलब घर के आके जो है गेहूँ की दुकान खुलवा देंगे, पहुँच आपको बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसकी कीमत रख दे, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भीड़ लगी हुई है लाखों लोगों की, 10,000 रुपये किलो गेहूँ है, तो क्या ये इसे खाद्य सुरक्षा कहेंगे? जी नहीं। वहनीयता का मतलब होता है पहुँच हो, लेकिन क्या हो, एक जैसे एक व्यक्ति क्या है, मान लो एवरेज में बात करता हूँ, लगभग 250 रुपए क्या करता है, मजदूरी कमाता है, मनरेगा की इससे भी कम है, और बेलदारी वालों का क्या है, 400 है, ठीक है। तो लगभग मान लीजिएगा 250 रुपए क्या करता है व्यक्ति जो है कमा पाता है, या फिर बचत में मान लीजिए इतना कर पाता है, तो भाई वो 250 रुपये तो खाने में नहीं लगा सकता, जैसे 30% रुपए जो है अपने खाने में लगा सकता है, क्योंकि उसे जो क्या करना है, भविष्य बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो इस 30% में क्या है, उसके घर का भोजन आ जाना चाहिए। 250 का अगर मैं 30% निकालूंगा, मेरी गणित अगर अच्छी नहीं है तब भी जो है मैं सही निकालने का कोशिश करता हूँ। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 बचा यहाँ, 25 थी, 75 रुपये, यानी कि 75 रुपये में जो है आपको क्या मिल रहा है, अगर सही गेहूँ मिल रहा है तो उसे क्या कह सकते हैं, वहनीय है, यानी कि 30% कीमत में कम से कम मिल जाना चाहिए। और 75 रुपये में देखेंगे तो अभी हालांकि अपने इतने में नहीं मिलता है, कई लोग जो है क्या करते हैं, मुर्गा खाने वाले लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स नहीं बोलते हैं भाई, चिकन टांग बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, मुर्गा का टांग तुमने भी खाया होगा, वो आता था ना 5 रुपया का मुर्गा का टांग, वो नमकीन टाइप की आती थी, ठीक है, तो वो तो खाया ही होगा। तो ऐसे क्या करते हैं, कई लोग मुर्गा खाते हैं, तो उनको क्या होता है भाई, ये रुपया एक दिन कोई नहीं पूछता है, क्योंकि 400-500 रुपये जितने रुपए किलो मिलता हो उतने का मिलता होगा। फिर साथ ही साथ में क्या होता है, मुर्गा के साथ में ये भी होता है, ये क्या बोलते हैं इसे, अरे बोतल बना रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, अद्धा भी होता है। तो फिर अगर 2-4 लोग हुए तो हज़ारों में गिनती जाती है। तो मेरा मतलब ये है कि व्यक्ति को क्या होती है, लगभग 40 ग्राम डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कुछ वसा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन सभी ऊर्जा की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या होना चाहिए, 30% कीमत में अगर भोजन मिल रहा है तो उसे क्या कह सकते हैं, खाद्य सुरक्षा कह सकते हैं। अगर सिर्फ आपको गेहूँ जो है खाने के लिए दे दिया जाए कि भाई लो 75 रुपये में, आपको गाँव में चले जाओ, 150 रुपये पसेरी अगर खरीदोगे तो लगभग जो है 2.5 किलो आपको गेहूँ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2.5 किलो गेहूँ मिल जाएगा, और 2.5 किलो गेहूँ से आपको लगभग आराम से जो है 1 किलो आटा में जो है एक 3-4 लोगों का परिवार जो है खा लेगा। सिर्फ क्या करना है, आपको गेहूँ का पिसान खाना है, आटा खाना है, मतलब उससे रोटी बना लो तब भी खा लो। अब रोटी के साथ में जो है अभी हम देखें ना, खाद्य सुरक्षा में इकोनॉमी में समझाऊंगा, अगला हमारा टॉपिक है, हालांकि ज्योग्राफी में भी हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। तो तो वो जो है भोजन नहीं है भाई साहब, वो पेट भरना कहते हैं, उसे जिंदा रहना कहते हैं। ये पोषण वाला आयाम जो है भारत में अभी भी नज़रअंदाज किया जाता है, इसीलिए भारत के लोग क्या होते हैं, लगभग 60% लोग जो है कुपोषण से ग्रस्त हैं। हर 10 में से 6 व्यक्तियों को क्या है, एनीमिया है, खून की कमी है, उसमें से अपन भी क्या है, आप भी देख सकते हैं। आप अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 6 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके अंदर जो है एनीमिया बीमारी है, ठीक है। तो वो कौन सी योजना है जो क्या करती है, भारत को खाद्य सुरक्षा के लिए काफी प्रभावी है। तो भाई मनरेगा, मनरेगा तो किससे संबंधित है, ये जो है मजदूरी से संबंधित है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। 2005 में जो चलाई गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वर्तमान में इसका जी राम जी योजना कर दिया गया है नाम। पीडीएस प्रणाली ये हो जाएगी, जो आपका कोटा सिस्टम चलता है गाँव में, जो है आपको गेहूँ अनाज जो भी मिलता है, ठीक है, तो वो क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये आज हम टॉपिक करने वाले हैं इकोनॉमी में, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये जो है भारत सरकार द्वारा 1960 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2014 का है, और ये क्या है भाई, वो चश्मा लगाए बैठे हुए रहते हैं ना, गांधी जी बैठे रहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा, ठीक है, तो 2014 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है फरवरी 2019 की है, और ये जो है
6,000 रुपये जो है 1 साल में देती है किसानों को। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। NFSA ऐसी ही एक योजना है जिसे बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कब लाया गया था? MPPSC में आया हुआ प्रश्न है, सिंपल सा पूछा था, क्योंकि पहले सिलेबस में ये आयोग भी शामिल था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग। तो ये अधिनियम जो है 2013 के तहत जो है लाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 2013 में। और इसके तहत जो है सभी व्यक्तियों को अनाज का कानूनी अधिकार जो है दिया गया है। अंत्योदय योजना, अरे कौन है भाई, चलिएगा रहने दीजिएगा। अंत्योदय योजना की बात करें तो सबसे गरीब परिवारों के लिए जो अंत में जो खड़ा व्यक्ति है, सबसे अंतिम पायदान पर, तो उसको ध्यान देती है। साथ ही साथ बात करेंगे बफर स्टॉक, सरकार क्या करती है? भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा जो है अनाज को क्या करती है? प्रतिबंधित करती है। चलिए 1 सेकंड। बढ़ जाते हैं। और अगला है बफर स्टॉक जो हो जाएगा। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है अनाज का भंडारण करके रखती है, स्टॉक करके रखती है, वो क्या है? बफर स्टॉक है। आगे बढ़ जाते हैं। हरित क्रांति के प्रथम चरण में सर्वाधिक लाभ जो है किन फसलों को हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? हमारे पास में खाद्यान्न का संकट था, तो हमने कोशिश की थी भाई खाद्यान्न संकट पहले दूर होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है गेहूं और चावल की फसलों को हुआ था। और अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब हरियाणा जैसे क्या हुए थे? सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। लगभग 1966 67 के दशक में जो है हमने क्या किया था? हरित क्रांति की शुरुआत की हुई थी। इसका मतलब सिर्फ था आपको क्या करना है? खाद्यान्न फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, ताकि अमेरिका जैसे देश जो उस समय पर अपमान कर रहे थे, जो फूड टू माउथ की हमारी स्थिति हो गई थी कि हम विदेशों से खरीद करके लाते थे, सीधा हमारे देश के लोगों के पेट में जाता था, मतलब कि हमारी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बची थी कि भाई हम 10 दिन भी भंडार कर सके, यहाँ पर भुखमरी टाइप की आ गई थी। तो गवर्नमेंट ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, शास्त्री जी ने, और खाद्यान्न के उत्पादन पर फोकस किया गया। भाई कुछ भी करो, क्या करो? खाद्यान्न को उत्पादन करो। खूब जो क्या की गई? सिंचाई की गई। और दूसरे नंबर की बात करें तो सिंचाई के बाद अगर हम बात करते हैं तो खाद का खूब प्रयोग किया गया, रासायनिक चीज़ों का जो है क्या है? प्रयोग किया गया। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो है और अच्छे क्या किए गए? अच्छे बीजों का जो है प्रयोग किया गया। जो मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति थी उसका क्या किया गया? प्रयोग किया गया। और खूब जो है इनका उत्पादन किया गया। भारत में स्थिति ठीक हो गई, गेहूं का उत्पादन पर्याप्त होने लगा। तो ये क्या है? हरित क्रांति है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। बहुत बड़ा नाम है इसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसका नाम है? MS स्वामीनाथन, IAS अधिकारी रह चुके हैं स्वामीनाथन। पिछली साल इनका डेथ हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत रत्न से भी अभी 2024 में सम्मानित किया गया है, तो आपके लिए खास नाम होने वाला है। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत रत्न है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है, मृत्यु उपरांत किया गया है। मुझे एक बात नहीं भाई पता चलती, गवर्नमेंट ज़्यादातर उनके डेथ के बाद ही जो क्या देती है? भारत रत्न देती है। अरे भाई उनको जीवन में जीते जीते दे दो तो कम से कम उन्हें एहसास हो जाए कि भाई हमारे कार्यों ने जो है हमारी उपलब्धियों से जो है गवर्नमेंट, पूरा देश जो है हमारे मतलब कार्य जो है हमारे पूरे देश के हित में है। और इसकी नज़र रखते हुए जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है हमें सम्मानित किया गया है, तो वो शायद 1 महीने और जी लेगा, उसकी जो है जीवन की क्या हो जाएगी? मतलब और अच्छा उसको लगेगा। तो कुछ जो है उसकी लाइफ जीवन प्रत्याशा जो है बढ़ जाएगी। अब बताओ डेथ होने के बाद देते लगभग 80% पुरस्कार जो है डेथ होने के बाद दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखो, ठीक है, वाजपेयी जी को पहले दिया जा चुका था, इंदिरा गांधी जी को या भीमराव जी को देखो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें डेथ होने के बाद ही जो क्या भारत रत्न दिया गया। चौधरी चरण सिंह को अभी दिया गया, 1978 में जो है प्रधानमंत्री बने थे, बड़े किसान नेता थे, तो अभी दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है मरने के बाद क्या होता है भाई? सब पहले दे दो तो क्या है, उसे भी जो है एहसास हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है बहुमत को प्रभावित करने के लिए राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रही है इसे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966-67 में। जनक कौन कहलाते हैं भारत में? MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। प्रमुख तत्व जो है इसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। और ध्यान रखना हमेशा
नोरीन 10, क्या नाम था गेहूं की, जो जीन का नाम था, जिस जीन से परिवर्तन किया, नोरीन 10 नाम था उसका। और HYV जो हाइब्रिड बीज है एक प्रकार के, जो मतलब जीन परिवर्तित करके बनाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों का इसमें प्रयोग किया गया था, सिंचाई का भी खूब प्रयोग किया गया था। लाभान्वित क्षेत्र जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इससे क्या हो पाए थे, लाभान्वित हो पाए थे। और इसमें बहुत सारी कमी रह गई थी कि भारत के सभी क्षेत्रों में सभी फसलों में ऐसा ही उत्पादन हो। इसके लिए जो हमने सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर के आई हुई थी, द्वितीय हरित क्रांति लेकर के आई हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप देखिएगा, केवल अनाज का निर्यात बढ़ाना, सतत कृषि और समावेशी विकास करना, केवल मशीनीकरण पर जोर देना, वनों को कृषि भूमि में बदल देना। ऐसा कहीं कुछ नहीं था भाई। हमने सतत कृषि को जो है क्या किया था, बढ़ावा किया था, क्योंकि पहले हमने खूब जो है क्या किया था, खाद का प्रयोग किया था, खूब मशीनीकरण का प्रयोग किया था, और खूब जो है हमने उत्पादन किया था। इससे क्या हुआ था, हमारे पर्यावरण को जो है नुकसान हुआ था, प्रकृति का चक्र जो है प्रभावित हो रहा था खाद के प्रयोग करने से। तो सरकार ने कोशिश की भाई साहब कि ये तो है, हमेशा के लिए ऐसी खेती नहीं चलेगी, आज से 10-20 साल बाद जो है खत्म हो जाएगी, जमीन जो है ऊसर में बदल जाएगी, अनउपजाऊ जमीन हो जाएगी। तो फिर जो संकट आ जाएगा आगे आने वाले समय में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सतत कृषि करना चाहिए, हमें समावेशी कृषि करना चाहिए, यानी कि हमेशा भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें उतना उत्पादन लेना चाहिए जितना कि वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो ये आपका ये उद्देश्य था द्वितीय हरित क्रांति का। 1998 में ये अवधारणा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा दी गई थी, और 2002 के आसपास जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा क्या किया गया था, इसे जो है नियोजित रूप से एक लेख प्रारूप के रूप में तैयार किया गया था। तो द्वितीय हरित क्रांति का जो लक्ष्य था, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि सदाबहार क्रांति, यानी कि हर क्षेत्र में जो क्या हो, हरियाली हो, और हर क्षेत्र में जो है एक उतनी उन्नति हो जितनी हमें क्या है, आवश्यकता है। फोकस की बात करें तो इसमें जो है दालें, दालों की बात की जाए, इसमें फोकस किया गया था, क्योंकि पहले सिर्फ हमने किस में फोकस किया था, गेहूं और चावल पर फोकस किया गया था। तो भाई ऊर्जा तो आपको, पेट तो भरने लगा, लेकिन आपको प्रोटीन पर भी तो ध्यान रखना है। तो दालें जो है प्रोटीन मिलेगा, तिलहन से वसा मिलेगा, और जो है जो क्षेत्र पूरे भारत में नहीं लागू था, तो उसमें कोशिश की गई थी कि पूर्वी भारत में भी क्या होना चाहिए, कृषि का विकास होना चाहिए। इन क्षेत्रों पर जो है फोकस किया गया। तकनीकी जो है जैविक खेती को जो है बढ़ावा दिया गया। मृदा स्वास्थ्य पर जो है क्या दिया गया, बल दिया गया, क्योंकि जैविक खेती ही थी जो भविष्य में चल सकती है, वरना खादों वाली खेती तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है किस स्रोत का है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है हमें किस क्षेत्र से मिलती है, तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से जो है ताप विद्युत से जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। क्या सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है हमें ताप विद्युत से बनती है, और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से लगभग बहुत बहुत जो कम ऊर्जा है। अब ये डाटा मुझे भी भाई क्या हो जाता है, भूल जाता है, बजट में हमने देखा हुआ था। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट क्या करोगे, क्या करना होता है, फैक्टों को जो रटना होता है। आप कैसे रटेंगे, आपको याद होना हो, मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे याद होंगी तब मैं यहाँ पर लिखूंगा, तब जो है आपको क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है क्या हो पाएंगी, लाभकारी हो पाएंगी। तो क्या करना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए क्या भाई। तो 1 सेकंड का मुझे समझ दीजिएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, आपको वो डाटा दिखा देता हूँ, ताकि एक बार फिर से आपके दिमाग में जो है क्या हो जाए, गुजर जाए। हम जाते हैं कहाँ पर, अपने पावर पॉइंट की स्लाइड में। इसमें इंडियन ज्योग्राफी कहीं मिल जाए हमें भाई, यूनिट वाइज प्री हिस्ट्री NCERT यूनिट 3। ठीक है, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया मैंने। रियली भाई साहब वो नहीं है अपने पास में, ठीक है, मतलब डिलीट कर दिया होगा। अभी मैंने जो है एक PDF डिलीट किया था, उसे ID शायद डिलीट कर दी, उसमें बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है, तो ऐसा ही होता है। इसमें क्या है, ये अपने क्या पुराने टेस्ट है, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे ही होता है, दिक्कत में फंस जाएंगे अगर जो ये अपन ने डिलीट कर दिया होगा। यूनिट वाइज टेस्ट ही वही है, और ये MCQs हैं। क्लास 6 मेंस इकोनॉमी, NCERT प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, FLT ये 360 डिग्री वाली हैं। प्रकृति IAS ये अलग से सिस्टम है भाई। तो चलिएगा यार, ये मतलब मामला गड़बड़ है। अपन ने जो है क्या किया, इंडियन ज्योग्राफी की जो पूरी का पूरा कॉलम था उसको जी खत्म कर दिया।
ऐसा हो जाता है ना भाई, सब इतने PDF है अपने पास में, कम से कम हज़ारों की संख्या में जो है PDF रहते हैं, अब क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये यहाँ से स्पेस भी भर जाता है, अगर उस पर जो है काम नहीं करेंगे तो इधर स्पेस जो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिएगा भाई, काफ़ी लंबा समय ले लिया अपन ने, टेंशन में हो गई एक्स्ट्रा। चलेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी है भाई साहब, कॉपी नहीं है कि जहाँ एक बार उसमें सेव हो गया तो सेव हो गया, गलती हो गई एक गलती में सब खत्म हो जाता है। तो ये ऊर्जा के संदर्भ में जो है डाटा है, तो आपका सही जवाब तो ये है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, हमें ताप विद्युत से मिलती है। और लगभग मोटे मोटे अगर अंदाज की बात करें तो 60% से ज़्यादा ऊर्जा हमें ताप विद्युत से मिलती है, कोयला से बनती है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जल विद्युत का इतना अच्छा स्थान नहीं है, सौर ऊर्जा से जो है काफ़ी अच्छी हमें ऊर्जा मिलती है। देख लेते हैं थर्मल पावर अगर बात करें, यानी कि ताप विद्युत से कितनी ऊर्जा हमारे यहाँ पर बनती है, लगभग 55% से जो है अधिक ऊर्जा किससे बनती है, ताप से जो है बनती है, जो कि कोयले से मानी जाती है। और बात करेंगे प्रदूषण, यह जो है कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत है। इससे जब ऊर्जा बनाते हैं तो कोयला जलता है तो धुआं होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। NTPC ये क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है सरकार की जो क्या करती है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड इसका नाम है, और ये ऊर्जा बनाने का कार्य करती है। भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी है। सौर ऊर्जा के संदर्भ में भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक कितनी जो है गैर जीवाश्म क्षमता को क्या करना, प्राप्त करना है। तो आप क्या बताएंगे कि भारत का जो है टारगेट है कि 2025 तक, सॉरी 2030 तक हम क्या करें, 500 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा जो है क्या कर ले, बनाना सीख लें, जिससे क्या हो जाएगा कि हम कार्बन की मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन कम कर पाएंगे। और इसके बाद 2070 तक जो है भारत का लक्ष्य है कि हम क्या करें, शून्य कार्बन उत्सर्जन करें। कितना करें, शून्य कार्बन उत्सर्जन करें। देख लेते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीवा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है, सौर ऊर्जा के मामले में ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा में जो अग्रणी स्थान किसका है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान का अग्रणी स्थान है। रीवा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ध्यान रखिएगा एशिया का जो है महत्वपूर्ण पावर प्रोजेक्ट है, और रीवा जिले में जो स्थित है, और इसकी 750 मेगावाट क्या है, इसकी क्षमता है। भादला में जो है, जो भादला राजस्थान के अंतर्गत, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत के गुरुगांव में है, 2015 में बनाया गया था। अगली बात कर लेते हैं, पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर पवन ऊर्जा के मामले में देखेंगे तो भारत का आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चौथा स्थान देखने को मिल जाएगा। और मध्य भारत में अगर देखेंगे तमिलनाडु का जो है अग्रणी स्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कौन सा मिलेगा, आई थिंक 8वां स्थान जो है मध्य प्रदेश का देखने को मिल जाएगा पवन ऊर्जा में। और मध्य प्रदेश का जो है सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान देखने को मिल जाएगा, 4th स्थान देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो अग्रणी राज्य कौन सा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, अग्रणी राज्य आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। और क्यों, क्योंकि वहाँ पर तटीय क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर तट होता है तो वहाँ पर ज़्यादा बनती है पवन ऊर्जा। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक ये हो जाएंगे। लाभ जो है ये पूरी तरह से क्या है, प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन, पवन ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा के विकास के लिए ONGC कहाँ पर पहला संयंत्र लगा रही है। ONGC क्या है, एक महारत्न भारत की कंपनी है, जिसे बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भूतापीय ऊर्जा से जो है कहाँ पर पहला संयंत्र बनाया जा रहा है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के विकास के लिए ONGC कहाँ पहला संयंत्र लगा रही है, तो यह जो है आपको पूगा घाटी में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूगा घाटी में देखने को मिल जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मणिकर्ण ताप विद्युत संयंत्र, सॉरी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और तातापानी जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। और बकरेश्वर जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो एक अनहोनी देखने को मिल जाएगा। अनहोनी ये कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से आपको सूरज कुंड देखने को मिल जाएगा। सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है, ये आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, प्रमुख भूतापीय ऊर्जा केंद्र, इनमें से दो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, परिभाषा जो है, पृथ्वी के भीतर की जो ऊष्मा से बिजली बनाना होता है उसे क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। भाई साहब कहीं से पृथ्वी में ब्लास्ट हो जाता है तो वहां से जो है गर्म पानी निकलने लगता है, उसी से पानी से क्या बना लेते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पूर्वा घाटी कहाँ पर स्थित है, भारत की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और अन्य क्षेत्र बात करेंगे, सूरज कुंड जो है मैंने कहाँ बता दिया भाई, झारखंड में बता दिया गया। ठीक है, तो सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। झारखंड में भी है, गलती नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सूरज कुंड
है। झारखंड में भी जो एक केंद्र है इसका भूतापीय ऊर्जा केंद्र का कुछ और नाम होगा, सूरज कुंड जैसा ही नाम है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन देख करके आपको पता चल जाएगा। तो झारखंड में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में। अनहोनी कहाँ पर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगली बात करते हैं, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। देखिएगा भारत में अगर बात करें कि परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र है, तो ध्यान रखना है आपको, एक जो है तमिलनाडु में ध्यान रख लेना है, दूसरा आपको गुजरात में ध्यान रख लेना है, तीसरा आपको महाराष्ट्र में ध्यान रख लेना है, चौथा आपको राजस्थान में ध्यान रख लेना है, पांचवा आपको कर्नाटक में ध्यान रख लेना है, छठवां आपको जो उत्तर प्रदेश में ध्यान रख लेना है। तो 6 ऊर्जा केंद्र याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपका बन जाएगा, आता है प्रश्न। तमिलनाडु में देखेंगे तो कौन सा है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में, यहीं पर कलपक्कम भी है, कलपक्कम कलपक्कम भी है। गुजरात में जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, काकरापार देखने को मिल जाएगा, काकरापार। महाराष्ट्र में जो है आपको तारापुर देखने को मिल जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। राजस्थान में जो है आपको कौन सा मिल जाएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र देखने को मिल जाएगा। और कर्नाटक में जो है आपको कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र देखने को मिल जाएगा। और यूपी में जो है आपको नरौरा परमाणु केंद्र देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, क्या पूछ रहा है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में जो है ये कहाँ पर स्थापित है, कौन सा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। और यह जो है अगर देखेंगे तो किसके, सोवियत संघ रूस की सहायता से, कनाडा की सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता, अमेरिका की सहायता से जो क्या हो जाएगा आपका, ये सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। और बात करेंगे तो सोवियत संघ की सहायता से, जो ये रूस वाले थे, सोवियत संघ की सहायता से क्या किए गए थे, स्थापित किए गए। चलिएगा देख लेते हैं, तो आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तारापुर महाराष्ट्र में जो क्या किया गया था, 1969 में स्थापित किया गया था। रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा है, एमपीपीएससी 2024 से 25 का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, कुडनकुलम हो जाएगा। और परमाणु नियामक बोर्ड जो है कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और यहाँ पर क्या होते हैं फ्रेंड्स, अपने प्रश्न जो हो जाते हैं कंप्लीट। चलिएगा धन्यवाद, अगर मज़ा आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिएगा मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज पर, लगातार जो है आगे बढ़ते रहिएगा, चलते रहिएगा, एक दिन जीत ही जाएंगे, ठीक है। कि चलते रहेंगे चाहे राह पर, चलते रहेंगे राह पर, क्या बोलते हैं, चलते रहेंगे सफ़र पर, एक दिन मंजिल तो मिल ही जाएगी, और मंजिल मिलेगी वरना मुसाफिर ही बन जाएंगे, ऐसी कुछ शायरी है। चलिएगा, थैंक यू। कोई प्रश्न हो आप टेलीग्राम में बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में बता दिया करिएगा, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे ध्यान दिलाना पड़ता है। थैंक यू।